हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आवाज आ रही है? अच्छी सुनाई दे रही है आपको? आवाज शायद क्लियर है सबको, है ना? हेलो। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपन, है ना? तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था हमने ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। तो मैंने कल फॉर्मूले लिखाए थे आपको ना। साइन थीटा बराबर जीरो का जनरल सॉल्यूशन जानते हैं। कॉस थीटा बराबर जीरो का मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका था। टेन थीटा बराबर जीरो का जनरल सॉल्यूशन पहले एक्सप्लेन कर चुका था, कल भी बताया मैंने लिख के। तीन फॉर्मूले और लिखे हमने। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। मैंने साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का डिराइव करके भी बताया ना। उसमें लिखा है कि भाई अल्फा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में लेंगे। क्यों लेंगे उसका रीजन बताया मैंने, ताकि कहीं मैच कराने में ज्यादातर उसी को फॉलो किया जाता है ना। लिखें कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम उसी को फॉलो करेंगे ना, ताकि मैच कराने में दिक्कत कम आएगी ना। कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का फॉर्मूला आपने घर जाके डिराइव किया होगा, है ना? और हम किसी भी एंगल को, अगर किसी वैल्यू को मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो मैं जीरो से पाई वाला एंगल यूज करूंगा ना। और अगर मैं किसी वैल्यू को टेन में कन्वर्ट करूंगा तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में लूंगा, है ना? तो ये मैंने दिखाया था कल आपको यूज करके ना। तो तीन फॉर्मूले हम लिख चुके हैं ना। साइन थीटा पर छह फॉर्मूले लिख चुके हैं ना। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया था कल आपको। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ये भी मैंने कल बताया था आपको ना। तो उन्हीं के आगे कंटिन्यू करते हैं थोड़ा अपन। कुछ फॉर्मूले और लिखेंगे अपन, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे ना, सवाल उसके बाद करेंगे ना। तो जनरल सॉल्यूशन फिर लिख लें, जनरल सॉल्यूशन ऑफ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। कुछ और जनरल सॉल्यूशन हमारे पास है, उनको लिख लेंगे अपन। तो इसमें फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। हमें इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना। जनरल का मतलब वो सारे एंगल जो उसको सेटिस्फाई करें। थीटा के लिए सोल्व कर रहे हैं अपने ना। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे सेकंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा का निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। फिर हम निकालेंगे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा का। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। अब इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन सेम होता है ना, यानी इन तीनों का तो जनरल सॉल्यूशन होगा दैट इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इन तीनों का जनरल सॉल्यूशन ये होता है ना। चाहे इसकी बात करें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा की, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर, इन तीनों इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन ये होगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। एन का मतलब क्या है? एन बिलोंग्स टू आई है ना। एन बिलोंग्स टू आई एंड अल्फा इज एन एक्यूट एंगल। जो अल्फा है वो एक्यूट एंगल, अल्फा इज एक्यूट एंगल। हम कुछ भी लिख सकते हैं एंगल की जगह, लेकिन मैंने कहा ना भाई आंसर मैच कराने में दिक्कत नहीं आए। सब अपन एक बात को फॉलो करेंगे तो आंसर सबका एक जैसा दिखेगा। तो अल्फा एक्यूट एंगल, वेयर अल्फा इज एन एक्यूट एंगल। इन तीनों इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन सेम होता है ना। अब हम निकाल सकते हैं ना। आपको लग रहा होगा भाई इसका जनरल सॉल्यूशन अलग से निकालने की क्या जरूरत है? भाई ये सिंप्लीफाइड वे में लिख रखा है हमें, हमें मैनिपुलेट कम करना पड़ेगा। वरना हम करने में ऐसा भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा और साइन थीटा बराबर माइनस साइन अल्फा। दोनों का अलग अलग निकाल के उनका यूनियन कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। वो इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़े। उन्होंने मैथमेटिशियन ने रेडीमेड फॉर्मूला बना रखा है कि भाई इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लेके आ जाओ आप, और उसका जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा आएगा। कैसा आया इसको देखते हैं अपन ना। ये इसको निकालें, इसको निकाल, देखो दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये दोनों इक्वेशन सेम ही है ना। भाई सेम कैसे? भाई हम देखें, इसको लिखो वन माइनस कॉस स्क्वायर, इसको लिखो वन माइनस कॉस स्क्वायर, तो वन से वन कट जाएगा। ये माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा इधर लेके आ जाओ और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा वन लेके, तो ये इक्वेशन में ये इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है ना। इसका भी निकाल सकते हैं, मैं इसका निकाल के बता रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम ही है। तो
हम इसका भी निकाल के देख लेंगे, पहले इसका निकालते हैं ना। तो साइन स्क्वायर थीटा इसका निकालने के लिए जो टिक्नोमेट्रिक फॉर्मूला है उनको लगा दो बस। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 0 कर दी। इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख लिया, और साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी का कंसेप्ट लगा दो। हम थीटा के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो साइन ए प्लस बी, टिक्नोमेट्री ही जो पढ़ ली ना हमने, बस वही हमारे काम आएगी बस है ना। और साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर जी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर 0। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब क्या होता है? साइन ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी। अब या तो इसको 0 कर दें, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो एक बार यूज कर दिया साइन थीटा प्लस अल्फा बराबर 0, तो साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बराबर 0, और ऐसा बोल सकते हैं साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बराबर 0। इसको ऐसा कर सकते हैं ना। अब मैं यहाँ से भी थीटा निकाल लूंगा और यहाँ से भी निकाल लूंगा ना, और दोनों का यूनियन कर दूंगा, ये भी आंसर होगा। जो भी एंगल यहाँ से आएगा थीटा, वो भी उसका आंसर है। जो भी एंगल यहाँ से आएगा वो भी आंसर है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? एन पाई। हम चाह रहे हैं भाई इस एंगल का साइन 0 आए, तो ये एंगल क्या होगा? एन पाई। तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई। ये एन पाई है, व्हाट इज एन? एन बिलोंग्स टू आई। यहां से निकालना चाहूं तो भाई साइन अगेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये जो एंगल है ये एन पाई होना चाहिए ना। तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई। व्हाट इज एन? एन बिलोंग्स टू आई। ऐसा आ जाएगा। यहां से मैंने थीटा निकाला तो थीटा आ जाएगा एन पाई माइनस अल्फा। यानी ये जो थीटा आया है अल्फा की एन की किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए, यहाँ से जो एंगल थीटा आएगा, नो डाउट ये एंगल थीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से जो एंगल आएगा वो भी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ अल्फा को इंटरचेंज कर लो, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई और प्लस अल्फा। तो ये सारे एंगल भी इसका सोल्यूशन है, ये सारे एंगल भी। तो अलग अलग लिखने की जगह इनको कंबाइन कर दिया और लिख दिया थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है ना? ऐसे समझ में आ गया ना? ये जनरल सोल्यूशन आ गया। ये दोनों इक्वेशन सेम है, इसको निकालने के लिए ऐसा कर सकते हैं अपन चाहें तो। इसको मैंने ऐसे लिख दिया टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा और टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन अल्फा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा और टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन अल्फा। इसका सोल्यूशन जानते हैं अपन भाई। इस इक्वेशन को ऐसे लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा हुआ हो, एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो इसको मैंने सोल्व करने के लिए मैंने इसको एक बार ऐसे लिख दिया। यहाँ से जो एंगल आएगा वो भी हमारा आंसर है, यहाँ से जो एंगल आएगा वो भी हमारा आंसर। इसका सोल्यूशन जानते हैं अपन ना। इसको साइन कोस में कन्वर्ट करके निकाल लिया होगा कल आपने ना। ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। यहाँ से सोल्यूशन ये आएगा। अब ये माइनस साइन गड़बड़ कर रहा है तो कोई बात नहीं, माइनस साइन को तो अंदर ले जाओ ना। साइन हो तो अंदर ले जाओ, कॉस और साइन हो तो अंदर ले जाओ, टेन हो तो अंदर ले जाओ, कॉस हो तो माइनस साइन को गायब करने के लिए पाई माइनस का कंसेप्ट लगा दो। पाई माइनस का कंसेप्ट, इसको लिख दिया हमने टेंजेंट ऑफ माइनस अल्फा। इसको ऐसे लिख दिया ना। तो ये इक्वेशन आ गई टेन थीटा इज टेन अल्फा। अल्फा की जगह क्या हो गया? माइनस अल्फा हो गया। तो यहाँ से सोल्यूशन क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज माइनस। एक सोल्यूशन आ गया, ये क्या आ गया? दोनों आंसर हैं इसके ना। तो इस इक्वेशन का आंसर भी आ गया। तो इन तीनों का जनरल सॉल्यूशन जो आएगा वो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा आएगा। तो तीन तो हो गए हमारे पास, साइन थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0, टेन थीटा बराबर 0। तीन हो गए, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा। और तीन फॉर्मूले ये हो गए ना भाई। इन इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन जानते हैं अपन। अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गई तो इनका जनरल सॉल्यूशन ही है। इनको सेटिस्फाई करने वाले दुनिया में जितने भी एंगल हैं वो सारे एंगल आपको यहाँ से मिल जाएंगे ना। ठीक है ना? ऐसा निकाल सकते हैं ना। अब कुछ और है, अब मैं जो लिखाऊंगा वो सब जानते हैं और सबको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है आपको ना। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये तो मैंने लिखा है तीन, तो आपको ना ये तीन मैंने लिखा दिए और इन सबके सेम होते हैं, हम जानते हैं ना। एन बिलोंग्स टू आई, थीटा इज इक्वल टू एन पाई और प्लस माइनस अल्फा। ये मैंने लिखा ही दिया आपको ना। अब ये इसके बाद लिखते हैं फोर्थ जो भी नंबर आएगा हम इसका लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1, या इसको ऐसे लिख दिया ना, या ऐसे लिख लो, फर्स्ट करके लिख लो वापस है ना, कोई बात नहीं। इनके सॉल्यूशन लिख लिए, इनके भी लिखते हैं ना। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं अपन साइन थीटा इक्वल, ताकि बार बार अपने को एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब आपको लगेगा भाई इसका बार बार अलग से क्यों निकाल रहे हो भाई, हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन में, कन्वर्ट कर लेंगे भी नो डाउट, लेकिन हमें कन्वर्ट भी नहीं करना पड़े इससे लिखा रखें। साइन थीटा बराबर 1 का जनरल सॉल्यूशन अपन जानते हैं ना, जानते हैं ना भाई, मैंने बताया आपको, प्रूव करके बताया है। साइन थीटा 1 कहाँ आता है? इस एंगल पर आता है। जब भी एंगल यहाँ आएगा साइन थीटा 1 आएगा। तो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। आपको याद आ रहा होगा शुरू में मैंने काफी मेहनत करी थी ना समझाने की आपको ना। इस लोकेशन पर जो एंगल आता है वो 2n पाई प्लस पाई बाय 2। यहाँ जो एंगल आएगा 2n पाई माइनस पाई बाय 2। यहाँ आएगा 2n पाई, पाई का इवन और यहाँ पाई का ऑड मल्टीपल, यहाँ पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल, यहाँ पाई बाय 2 के इवन मल्टीपल, एंड दीज एंगल्स आर नोन एज क्वाड्रेंटल एंगल्स। इन सबको बता रखा है मैंने ना आपको। तो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगा, हम जानते हैं, हमारे माइंड में डायग्राम बना हुआ है अब तो ना। ये साइन थीटा बराबर 1, थीटा बराबर 2n पाई प्लस पाई बाय 2, या एलसीएम लेके सोल्व कर लो, चाहो तो ऐसे लिख दो ना, थीटा इज इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। एक ही बात है मतलब है ना, और n बिलोंग्स टू i।
ऐसे लिख दिया ना। सेकंड है साइन थीटा इज इक्वल टू -1, साइन थीटा बराबर -1 हो, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो एंगल यहाँ आना चाहिए, और यहाँ आने वाला एंगल जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2n पाई माइनस पाई बाई 2, 2n पाई माइनस, इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू आई। इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये 2n पाई माइनस पाई बाई 2। हमें किसी लोकेशन पर बार बार आना हो तो उसमें जो स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड का एंगल है उसमें 2n पाई जोड़ देते हैं अपन, इसका जनरल सॉल्यूशन ये आ गया। ये सब मैंने लिखा रखा है आपको ना। नेक्स्ट आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा बराबर 1 का जनरल सॉल्यूशन निकालना हो, जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, थीटा बराबर 2n पाई, थीटा बराबर 2n पाई आ जाएगा, n बिलोंग्स टू आई। नेक्स्ट हमारे पास है cos थीटा बराबर -1, cos थीटा अगर हम चाहते हैं -1, जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2n प्लस 1 इंटू पाई लिखें या 2n माइनस 1 इंटू पाई लिखें, एक ही बात, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों नहीं लिखने अपने को, दोनों में से कोई एक लिखना है अपने को ना, वो तो ऑप्शन में दोनों हो, दोनों को टिक करना है ना। अगर इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना हो एक ऑप्शन में ये हो एक ऑप्शन में, दोनों टिक करने हैं अपने को, दोनों हमें नहीं लिखने हैं ना, हमें कहीं लिख के आना हो तो हमें या तो ये लिखना है या ये लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं n बिलोंग्स टू आई हो तो 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 में कोई डिफरेंस नहीं होता है ना। तो ये हमने जितने भी इक्वेशन हमारे पास थी उन सबके जनरल सॉल्यूशन लिख लिए बनने ना, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का चैप्टर खत्म हो गया एक तरह से देखा जाए तो, यही चार्ज अब तो ये ट्रिग्नोमेट्री है, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए उनको लगाते रहेंगे और इनका यूज करते रहेंगे, है ना। ये सब मैंने समझा दिया था आपको पहले ही शुरुआत के चैप्टर के अंदर, ताकि अपने मैच्योरिटी भी आ गई, अब तो हम जानते भी हैं, कंफर्टेबल भी लग रहा है, अब उनको यहाँ समझते हैं अपन तो समय ज्यादा लगता है ना, अपन समय पहले लगा चुके हैं। अब हमें क्या जो भी पढ़ा है ना हमने, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, हमें अब दुनिया की कैसा भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ जाए लिखा हुआ है, कैसा भी इक्वेशन लिखा हुआ आ जाए उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, जब तक पढ़ी है अपन ने, मेरे हिसाब से अपन को 16 और 4 20, इसके बाद 20 लेक्चर हो जाएंगे अपने को, ये वीक कंप्लीट होने के बाद 20 लेक्चर हो जाएंगे, आज का लेक्चर कल का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद 20 लेक्चर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं अपन ना, और वो ट्रिग्नोमेट्री में जो भी पढ़ा है उस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके वो जो गिवन इक्वेशन आपके पास है इसको सोल्व करने के लिए आपको कहा जाएगा, उस गिवन इक्वेशन के अंदर जो भी ट्रिग्नोमेट्री अब तक हमने पढ़ी है उसका यूज करके उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जिनके भी जनरल सॉल्यूशन लिखा है इन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, या तो उसको साइन थीटा बराबर साइन अल्फा में कन्वर्ट कर दो, या कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा में कन्वर्ट कर दो, या टेन थीटा बराबर टेन अल्फा में कन्वर्ट कर दो, या इसमें कन्वर्ट कर दो, या ऐसा कन्वर्ट कर दो, या उसको ऐसा लेके आ जाओ या ऐसा लेके आ जाओ, ऐसा लेके आ, क्योंकि इन्हीं के जनरल सॉल्यूशन जानते हैं हम इसका जनरल सॉल्यूशन जानते हैं, इसका जानते हैं, इसका जानते हैं, इसका जानते हैं, तो उन गिवन इक्वेशंस को हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इन फॉर्मेट में लाना होगा, और इन फॉर्मेट में आने के बाद इनके जनरल सॉल्यूशन लिखना जानते हैं अपन, तो हमारा कोशिश यही है कि भाई अब हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, इन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते जाएंगे और सोल्व करते जाएंगे। तो कुछ सवाल करते हैं अपन, उसके बाद देखेंगे भाई कैसे करते हैं ना। देखो आप, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सेवन कॉस स्क्वायर थीटा, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करना है आपको ना। हो गया मेरे हिसाब से, है ना।
अब किसी भी इक्वेशन आ जाए ना, उनको इन्फॉर्मेट में लाना है मुझे बस, किसी भी दिमाग लगा के, कैसी भी ट्रिग्नोमेट्री लगा लो आप जो आपको आती है, आप उस गिवन इक्वेशन को कुछ भी करो उसके अंदर, आप उनको आपको या तो ऐसे लाना है, या ऐसे लाना है, या ऐसे लाना है, या ऐसे लाना है, क्योंकि इन्हीं के जनरल सॉल्यूशंस हम जानते हैं। अगर वो इक्वेशन इस फॉर्मेट में नहीं आएगी तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? हमें किसी भी तरह से करके उस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाना है ना। अब क्या करें भाई, यहाँ साइन भी है कॉस भी है, या तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लो या कॉस में कन्वर्ट कर लो। साइन में कन्वर्ट करो या कॉस में कन्वर्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कैसे भी कन्वर्ट कर लें। मान लो मैंने इसको कॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 - 3 cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू 4 आ गया ना। इसको लिख सकता हूं मैं 4 cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 इजिकल टू 1, इसको ऐसे लिख सकता हूं, और ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1/4। ठीक है, अब आपके माइंड में आ सकता है भाई मैं cos थीटा बराबर 1/2 और cos थीटा इजिकल टू -1/2 अलग अलग करके सोल्व कर लूं। अलग अलग करके सोल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि उससे लगाएगा उससे लगाएगा। हम देख रहे हैं भाई cos स्क्वायर थीटा आ गया, तो इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे, cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा, इसका यूज कर लेंगे। हमें एक तरफ चाहिए cos स्क्वायर थीटा और एक तरफ चाहिए cos स्क्वायर अल्फा। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है स्क्वायर के अंदर, मैं ऐसे लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, और व्हाट इज 1/2? 1/2 को लिख सकता हूं मैं cos π/3, therefore cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू cos स्क्वायर π/3। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। तो जो गिवन इक्वेशन थी अल्टीमेटली उसको इस फॉर्मेट में लेके आ गया मैं। जरूरी नहीं इसमें लाऊं, मैं इनमें से किसी में भी ला सकता हूं, क्योंकि इनके जनरल सॉल्यूशंस मेरे पास हैं। अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में नहीं आएगी तो कैसे लिखूं? अब दुनिया में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो बहुत सारी है भाई, सबके जनरल सॉल्यूशन कैसे याद रखेंगे? हमने तरीका लगा लिया भाई, उन सबको कैसे भी आ जाए उनको इसमें लेके आ जाओ बस आप तो, और इनके जनरल सॉल्यूशन हमारे पास है तो लिख सकते हैं उनको भी। अब ये आ गया cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू cos स्क्वायर अल्फा, और अल्फा क्या है? एक्यूट एंगल है, हमने 1/2 को cos में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसा नहीं कि दुनिया में एक एंगल नहीं है जिसका cos 1/2 आएगा, इनफाइनाइट एंगल है। हम किसी भी एंगल को लिखें वो आंसर गलत नहीं होगा, हमारा आंसर मैच कराने में दिक्कत नहीं आए, हमें यही फॉलो जाता है न्यूमेरिकल कम से कम एंगल लिखो, एंगल का मैग्नीट्यूड कम से कम लिखो। आप जब जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं उसमें एंगल का मैग्नीट्यूड कम से कम। अब cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू cos स्क्वायर अल्फा, जनरल थीटा इजिकल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज π/3 एंड n बिलोंग्स टू, ये ऐसा आ गया। ठीक है ना, ऐसे कर लोगे। अब देखो इसको अपन डिजाइन करते हैं भाई, ये देखते हैं भाई ये एंगल हमारे पास आ तो गया, समझ में भी आ गया भाई कैसे किया, आपने ये भी बता दिया कैसे आता है, सब समझ में आ गया हमारे। इस एंगल को ड्रॉ करके देखते हैं भाई ये एंगल कहाँ आता है। से अगर किसी एंगल में 2n पाई ऐड कर रखा हो तो हम जानते हैं वो एंगल कहाँ आता है। जब थीटा में 2n पाई ऐड किया तो जहां थीटा आएगा वहीं 2n पाई थीटा आएगा ऑलवेज ना। अब इसमें क्या n पाई ऐड कर रखा है ना, तो हम देखते हैं भाई ये एंगल आएगा कहाँ ना। ऐसा थोड़ा ड्रॉ करके देखेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा, अच्छा लगेगा अपने को ना, डायग्राम वगैरह बनाते हैं तो। एक बार मैंने प्लस साइन लिया, अब π/3 एंगल कहाँ आता है? हमने π/3 के अंदर n पाई को ऐड कर रखा है, π/3 यहाँ आ गया इधर, ये एंगल π/3। अब अगर ये 2n पाई लिखा होता ना, 2n पाई प्लस π/3, तो 2n पाई प्लस π/3 एंगल हमेशा यहाँ आता, यानी 2n पाई प्लस π/3 एंगल, क्योंकि 2n पाई यहाँ आता है और प्लस π/3 यहाँ आता। अब n पाई ऐड कर रखा है, यानी पाई का मल्टीपल ऐड कर रखा है n पाई, कभी ये इवन बनेगा कभी, अगर n पाई ऐड कर रखा हो उसको 180 से घुमा दो, 180 से घुमा दो उसको, ये 180 से घुमा दिया इसको। अब 180 से घुमाना हो तो चाहे यूं घुमाओ चाहे यूं घुमाओ, एक ही बात है। अगर मान लो मुझे किसी रे को 180 डिग्री से घुमाना हो तो चाहे उसको यूं घुमा के लाओ 180 से, चाहे उसको 180 से यूं घुमा दो, एक ही बात। 180 से यूं घुमाओ चाहे यूं घुमाओ, एक ही बात है ना। तो हम देख रहे हैं भाई ये जो एंगल आएगा ना, ये जो एंगल आएगा n पाई प्लस π/3, ये n की किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं भाई अगर ये एंगल π/3 है, अगर ये एंगल π/3 है, ये एंगल भी कितना होगा? π/3 होगा ना भाई, ये एंगल भी π/3 होगा। इसको 180 से घुमा दिया हमने, मेरी बात समझ रहे हो ना, 180 से घुमा दिया। ये एंगल यहाँ, अगर मैं इनको 0 लिखूंगा तो π/3 आएगा, n को 1 लिखूंगा तो पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3, n को 2 लिखूंगा तो 2 पाई प्लस π/3, ये एंगल यहाँ। और अगर मैं इस एंगल की बात करूं n पाई माइनस π/3, तो माइनस π/3 एंगल कहाँ आएगा? अगर ये प्लस π/3 है तो माइनस π/3 एंगल यहाँ आ जाएगा, माइनस π/3 एंगल यहाँ आ जाएगा। अब माइनस π/3 में क्या कर रखा है हमने? माइनस π/3 में n पाई ऐड कर रखा है, तो n पाई 180 से घुमा दो। अब 180 से इसको यूं घुमाओ या 180 से इसको उल्टा घुमाओ, एक ही बात है ना, यहाँ आ जाएगा ना, ये एंगल ऐसा आ जाएगा। तो यानी ये जो एंगल आएगा n पाई प्लस माइनस π/3, ये 4 लोकेशन पर आएगा। प्लस साइन लूंगा, ये एंगल है तो यहाँ आएगा, या ये एंगल यहाँ आएगा, या ये एंगल यहाँ आएगा, या ये एंगल यहाँ आएगा। इन लोकेशन के अलावा कहीं नहीं आ सकता। मेरी बात शायद समझ में आ गई हो गया आपको ना भाई। n पाई अगर मैंने n पाई ऐड कर रखा 180 से घुमा दिया उसको, 2n पाई कर रखा होता 360 से घुमा देते उसको ना। तो अगर मैं n पाई प्लस π/3 की बात करूंगा तो ये एंगल यहाँ या यहाँ आएगा भाई। ये π/3 है ना भाई हमारे पास, ये π/3 है ना, मेरी बात समझ रहे हैं शायद ना। और ये एंगल भी π/3 है, इसका मतलब 180 से घुमाया ना, स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, तो ये एंगल क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट हो गया मेरे हिसाब से, ये π/3 हो गया ना। तो इसलिए ये n पाई, ये n को 0 लिखा था π/3 आया, फिर n को 1 लिखा था पाई प्लस π/3 आ गया, पाई प्लस π/3। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो वो इन 4 लोकेशन के अलावा कहीं नहीं आएगा ना। ऐसे ड्रॉ करके भी देखा उसको ना,
तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसी भी हो, जो भी ट्रिग्नोमेट्री आपको नजर आए उसको अप्लाई कर दो और उस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लेके आ जाओ, तो हमें दिक्कत कम से कम आएगी ना। लेकिन x 4 cos स्क्वायर थी 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 tan स्क्वायर थीटा 3 sec स्क्वायर थीटा। मान लो मुझे ये सोल्व करना है ना, 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sec स्क्वायर थीटा। जो भी ट्रिग्नोमेट्री उसको सवाल आसान भी करते हैं अपन, आसान सवाल से सीख पाते हैं एक्चुअली ना। जब सवाल का आंसर आ जाता है ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, उसके लिए आसान सवाल भी करना जरूरी है ना, ताकि हम अपना पेन चल सके, अपने को कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूँ ना। तो या तो 10 में कन्वर्ट कर लो या सेक में कन्वर्ट कर लो ना, हम सिंपल है। और इस इक्वेशन को हमें इनमें से किसी एक फॉर्मेट में लाना होगा, तभी जाके अपना काम चलेगा। तो मान लो मैंने 10 में कन्वर्ट कर लिया, चाहे तो सेक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। सेक में कन्वर्ट करेंगे तो फिर उसको कॉस्ट लेके आ जाएंगे, 10 में कन्वर्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 10 में फॉर्मूला भी हमारे पास है ना। ऐसा नहीं कि सेक में कन्वर्ट करने से आंसर नहीं आएगा, सेक में लाने के बाद उसको कॉस्ट में लेके आ जाएंगे, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो 4 tan स्क्वायर थीटा, दिस इज 4 tan स्क्वायर थीटा, और 3 की जगह मैंने 3 लिख दिया, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पर इसको इंटरचेंज कर लो आप, तो व्हाट वी गेट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब या तो ये लिखो उसको tan थीटा इज इक्वल टू √3 और tan थीटा इज इक्वल टू -√3, या तो इसमें कन्वर्ट करें अपन, tan थीटा बराबर tan अल्फा में। ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास। इसको कन्वर्ट कर देंगे tan स्क्वायर अल्फा के अंदर, ये √3 का होल स्क्वायर हो गया ना, ये √3 का होल स्क्वायर, और इसको √3 को क्या करो 10 में कन्वर्ट कर दो, तो आ जाएगा tan स्क्वायर पाई बाय 3, दिस इज tan स्क्वायर पाई बाय 3। भाई √3 को लिखा 10 पाई बाय 3 और 10 पाई बाय 3 का होल स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा की फॉर्म में आ गए। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, ऐसे कैलकुलेट कर लिया। सेक में कन्वर्ट करोगे तो भी आएगा ना। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कभी कभी कहा जाए सोल्व दिस इक्वेशन, हमसे कभी कहा जाए सोल्व दिस इक्वेशन, इसको सोल्व करने के लिए कहा जाए ना, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, माइंड मेमोरी में रखने लायक है ना। मतलब हमें क्या दिक्कत आ सकती है कभी इक्वेशन सोल्व करते हो, वो समझ में आ जाएगी इससे हमारे बात। हमसे कहा जाए सोल्व दिस इक्वेशन, और बड़ा अच्छा लगा भाई सोल्व करने के लिए कहा है सर ने, भाई इंटरचेंज करने पर कट रहा है आपस में ना, और काट दिया, और व्हाट इज द आंसर, आंसर इज x इक्वल टू 1। भाई इससे सवाल, इससे अच्छा सवाल तो क्या आएगा ना, इससे अच्छा सवाल तो आ ही नहीं सकता है ना। फटाफट सोल्व किया, x बराबर 1 आ गया, एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। बट दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि हम देख रहे हैं भाई इसको सोल्व कर रहे हैं, अगर मैं इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं तो सोल्यूशन क्या आएगा, ये तो चलो बात की बात है, वो तो सोल्व करने पर मालूम पड़ेगा, लेकिन इसको देखने से मालूम पड़ रहा है कि x बराबर 1 इस इक्वेशन का कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, x इज इक्वल टू 1 इसको कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये इक्वेशन x बराबर 1 पर डिफाइन ही नहीं है ना। भाई अगर कोई भी वैल्यू सॉल्यूशन है तो इसका मतलब उसको रखूंगा तो इक्वलिटी होल्ड करेगी, और मैं कब रखूंगा जब उस पर डिफाइन होगा, तो ये इक्वेशन x बराबर 1 पर डिफाइन ही नहीं है ना। तो कई बार ऐसे सॉल्यूशन आ जाते हैं, कई बार इक्वेशन को सोल्व करते हैं और सोल्व करने पर ऐसी वैल्यूज आ जाती है जिन पर वो गिवन इक्वेशन डिफाइन नहीं होती, इसे हमें ध्यान रखना पड़ता है ना। अब जैसे साइन कोस को अगर मैं सोल्व करूंगा ना, हम जानते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा अगर किसी इक्वेशन के अंदर है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का डोमेन क्या होता है, आर होता है, वो हर एंगल पर डिफाइन होते हैं ना। लेकिन जैसे टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, ये हर एंगल पर डिफाइन नहीं होते हैं ना। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इक्वेशन में साइन कोस के अलावा कुछ और है तो एक बार माइंड में रखेंगे कि भाई ये इन एंगल्स पर ये इक्वेशन डिफाइन नहीं है, इसलिए अगर उनको सोल्व करने पर इस तरह के एंगल आ गए जहां इक्वेशन डिफाइन नहीं है तो उनको एक्सेप्ट नहीं करूंगा ना। यहाँ बड़े आसानी से दिख रहा है ना, मान लो ध्यान नहीं देते अपन, और एक्स और ए ऑप्शन में लिखा हुआ आता, ए ऑप्शन के अंदर एक्स बराबर 1, और जैसे हमारे एक्स बराबर 1 आता और ए ऑप्शन में दिखता है एक्स बराबर 1, तो देखते टिक कर देते अपन। तो ध्यान से देखें भाई, दिस इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 1 एंड देयर इज नो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो जहां सॉल्यूशन आ रहा है वहां वो डिफाइन नहीं है, एक्स बराबर 1 इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब देखो टेन कॉट, टेन और सेक आ गए ना, हम जानते हैं भाई हर एंगल पर डिफाइन नहीं होते हैं ना, तो ध्यान रखेंगे कि इनको सोल्व करने पर अगर ऐसा एंगल आ गया जहां अनडिफाइंड है उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब टेन अनडिफाइंड कब होगा, भाई साइन अपॉन कॉस, जहां कॉस 0 होगा, कॉस 0 कहां होता है, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पर। इस तरह का एंगल हमारे पास अगर आएगा पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल तो उसको एक्सेप्ट नहीं, उसको ऐसे भी लिख लो चाहो तो, उसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख लो, भाई कॉस थीटा 0 नहीं आना चाहिए ना, या भाई कॉस थीटा 0 कहां आता है, ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 पर आता है, ये एंगल अगर सोल्व करने पर आएगा तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर लोकेशन भी बना लो, भाई इसको ऐसे भी लिख लो, उसको ऐसे भी माइंड में सेट कर लो, और भाई इस लोकेशन पर जो एंगल आएंगे उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर अब लगेगा इसको सोल्व करने पर इस तरह के एंगल आ गए, क्योंकि हम अभी देखा ना, हमने लाइव एग्जांपल देखा है, कई बार ऐसा हो जाता है ऐसी वैल्यू आ जाती है जहां वो डिफाइन नहीं होती है, उसको माइंड में रखेंगे, ऐसे भी लिख के माइंड में रखेंगे, ऐसे भी लिख के माइंड में रखा, और उसकी जो लोकेशन है उसको भी माइंड में रखा अपन,
और हमने देखा भाई यहां से इस एंगल के बारे में जानते हैं, ये एंगल तो कहाँ आएगा, ये एंगल कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि पाई बाय 3 के अंदर क्या कर रखा है हमने, एन पाई ऐड कर रखा है, पाई बाय 3 कहीं यहाँ आएगा और एन पाई को ऐड करूंगा तो वो यहाँ आ जाएगा। ये एंगल चाहे प्लस साइन लू चाहे माइनस साइन लू, ये एंगल कभी यहाँ नहीं आ सकता और कभी यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए ये पूरा आंसर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इससे वो एंगल नहीं आया जहां वो इक्वेशन अनडिफाइंड थी। लेकिन अब कभी आ सकता है ना, इसलिए माइंड में रखेंगे, अभी मैंने लाके बताया आ गया था वो, उसको माइंड में रखेंगे, इनको लिखेंगे भी इसे साइड में और कैलकुलेट करके निकाल लिया हमने। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं अपन, है ना। cos of 3 theta is equal to sin of 2 theta, ये इसको सॉल्व करना है ना हमें। अब देखो इसको सॉल्व करने में क्या है कि हमें, मैंने कहा ना आपसे, हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारे साथ है और उस पूरी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके गिवन इक्वेशन को इन फॉर्मेट में लाना है आपको, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी अपने को, लेकिन हमारे साथ ये एडवांटेज है, ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर हो सकता है, बट ट्रिग्नोमेट्री में सब हम जानते हैं ना, जो भी हमने सिखाया कंसेप्ट आपको उसका इस्तेमाल करें और इन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें आप, तभी जाके आंसर आएगा। अब देखो यहाँ देखो आप, मैं कुछ सवाल में करके बताऊंगा ना आपको तो थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा अपने को ना, सवाल में बहुत करके बताता हूँ वैसे आपको ना। तो हम देखें भाई एक तरफ साइन है एक तरफ कॉस है, अगर इस तरफ भी कॉस होता, हालांकि हमें थीटा कैलकुलेट करना है, नो डाउट इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो थीटा है, लेकिन वेरिएबल यहाँ भी है और वेरिएबल यहाँ भी है, दोनों तरफ वेरिएबल, मुझे थीटा ही कैलकुलेट करना है एक्चुअली ना। अब हमारे माइंड में क्या क्या आएगा ये सब बताऊंगा मैं भी आपको, क्वेश्चन रखेंगे तो आप देखो, या तो हम क्या करें भाई, अगर यहाँ भी कॉस होता ना तो हम कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगा देते हैं ना, अगर दोनों तरफ कॉस होता तो मैं इसका यूज कर लेता कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का, अगर दोनों तरफ साइन होता तो मैं साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का यूज कर लिया। मैंने कल बोला भी था, शायद आपने सुना भी होगा, अगर किसी इक्वेशन को मैं इसमें भी कन्वर्ट कर सकता हूं और मैं इस फॉर्मेट में भी ला सकता हूं, तो इसको प्रायोरिटी पर रखते हैं अपन, क्योंकि इसमें क्या डील करना आसान है, इसमें सिर्फ प्लस माइनस साइन है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं भाई एंगल थीटा ये भी है थीटा ये भी है ना, तो हम कह रहे हैं भाई इस ये अगर किसी इक्वेशन को मैं इसमें भी कन्वर्ट कर सकता हूं और इसमें भी कन्वर्ट करना पॉसिबल हो तो इसको प्रायोरिटी पर रखते हैं, क्योंकि इसमें क्या आसान रहता है, एक बार प्लस साइन ले लो और एक बार माइनस साइन ले लो, क्योंकि यहाँ क्या होगा, एक बार आपको इवन लेना पड़ेगा, लेट एन इज इवन तो ये 1 होगा, एक बार इनको ऑड लेना पड़ेगा तो एन ऑड होने पर ये माइनस 1 आ जाएगा ना, है ना भाई, दिक्कत कुछ भी नहीं, हमें सब आता है, हम इसको भी कर सकते हैं ना, हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शन हो और जो आसान हो उसको फॉलो कर लेना चाहिए अपने को। तो जब भी अगर लगेगा भाई इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा को प्रायोरिटी देंगे। तो हम क्या करते हैं, बेस्ट हमें ये लग रहा है कि हम यहाँ कॉस है इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसको कॉस में कैसे कन्वर्ट करें, कॉस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, बिल्कुल ये बेसिक नॉलेज है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, समझा। अभी बन गया कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा की फॉर्म बन गई, हालांकि कांस्टेंट नहीं है, एंगल यहाँ भी वेरिएबल है यहाँ भी वेरिएबल है, थीटा ये मैं निकाल, लेकिन अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह से फिल कर सकता हूँ, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, इस इक्वेशन को मैं ऐसे फिल कर सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो लगा दिया भाई। अब जिसमें क्या है, अब आपको लगेगा भाई थीटा इसको बोलूं या थीटा उसको बोलूं, तो एक तो आंख बंद करके किसी को भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई थीटा चाहे इसको बोलो चाहे थीटा इसको बोलो, दोनों ही वेरिएबल है ना भाई। यहाँ अगर ये एंगल ऐसा कांस्टेंट होता तब तो भाई थीटा इसको बोलता है इसको अल्फा बोलता मैं ना, लेकिन हमें दिख रहा है वेरिएबल यहाँ भी है ना और वेरिएबल यहाँ भी, वैसे तो आंख बंद करके किसको भी बोल दो आप, लेकिन फिर भी क्या है, अगर लग रहा हो भाई ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल, लेकिन जिसमें मैग्नीट्यूड ज्यादा हो ना उसको थीटा बोलो आप, जिसमें मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, से मैग्नीट्यूड यहाँ 3 थीटा है और यहाँ 2 थीटा ही है तो इसको थीटा बोलो आप, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, आप हर तरह से एक्सपेरिमेंट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, लेकिन हम देख रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो उसको थीटा बोलो आप, है ना, इसको अल्फा बोलो, इसको थीटा बोल रहे हैं इसको अल्फा, और कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगा दिया, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, व्हाट इज अल्फा, अल्फा किसको बोल रहे हैं हम, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा को बोल रहे हैं। हमें तो थीटा निकालना है, तो थीटा यहाँ भी है और थीटा यहाँ भी है, ऐसे आंसर नहीं छोड़ सकते अपन, हमें थीटा को इंटरचेंज करना होगा, उसके लिए एक बार प्लस साइन ले लेंगे और एक बार माइनस साइन ले लेंगे। अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते साइन में भी कन्वर्ट कर सकते थे, इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, जिस तरह से साइन को कॉस में कन्वर्ट किया इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, और साइन में कन्वर्ट करते तो ये वाला आता, फिर थीटा यहाँ भी आता और थीटा यहाँ भी आता, इस थीटा को उधर ले जाने के लिए एक बार लेते लेट एन इज इक्वल टू इवन, लेट एन इज इक्वल टू ऑड, 2 केस लिखने पड़ते, या फटाफट एक बार प्लस साइन ले लेंगे और एक बार माइनस साइन ले लेंगे, इसलिए अपन cos थीटा बराबर cos अल्फा को प्रायोरिटी पर रखते हैं ना, बस एक बार प्लस साइन ले लो आप, फर्स्ट बाय टेकिंग प्लस साइन, बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर मैं प्लस साइन लूंगा तो 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, प्लस साइन लेने पर कितना आ गया पाई बाय 2 और माइनस 2 थीटा आ गया, पर इसको इंटरचेंज कर देंगे अपन, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, ऐसा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू
4n पाई प्लस पाई अपॉन 10। एलसीएम ले लिया और 5 से डिवाइड कर दूंगा उसको मैंने, तो ये कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 10 आ गया, n बिलोंग्स टू i। या ऐसा भी कर सकते थे 2n पाई अपॉन 5 प्लस पाई बाई 10, ऐसा भी कर सकते थे 2n पाई अपॉन 5 और प्लस पाई बाई 10 कर देते, लेकिन पहले मैंने एलसीएम ले लिया, 2 आएगा ना, दिस इज 2, हाँ जाओ 5 से डिवाइड भी कर दिया मैंने, 10 आ गया। पहले एलसीएम 2 आया लेकिन 5 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, इसको ऐसे लिख लिया ना। एक तो ये सोल्यूशन आ गया, प्लस साइन लेने से सोल्यूशन ही आ गया। एक बार माइनस साइन ले लो, माइनस साइन ले लिया, सेकंड बाय टेकिंग नेगेटिव साइन, बाय टेकिंग नेगेटिव साइन, माइनस साइन लूंगा तो 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, माइनस साइन ले रहा हूं मैं या माइनस साइन ले रहा हूं तो माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा ना, और प्लस कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2। जो भी एंगल यहां से आएगा वो सारे एंगल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो भी एंगल यहां से आएगा वो सारे एंगल इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना, दोनों एंगल इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। अब देखो इसमें क्या है कि ये बेस्ट तरीका है सवाल को करने का, है ना, बेस्ट तरीका है ना। हमने एक दोनों तरफ कॉस क्रिएट कर लिया, दोनों तरफ साइन भी कर सकते थे, आंसर में फर्क नहीं पड़ता। आंसर कई बार दिखने में अलग अलग लगेगा लेकिन वो अलग अलग होगा नहीं, हम जानते हैं ना। अगर एक सिंगल इक्वेशन है उसको सोल्व करने के आंसर जो आएंगे वो दिखने में अलग अलग लग सकते हैं, अलग अलग हो नहीं सकते हैं। अब देखो इसको मैं ऐसा करता ना, ये बेस्ट पॉसिबल वे हमारा करने का ना हमारे माइंड में, लेकिन आपके माइंड में ऐसा भी आया होगा, जैसे कि मैं जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था आपको तो बार बार ये बोला करता था ट्रिग्नोमेट्री में एंगल पे ध्यान से देखो, आप एंगल अलग अलग हो तो एंगल को सेम करना चाहिए, एंगल को सेम करने से कुछ कॉमन आ रहा होगा तो कॉमन ले पाएंगे, कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर पाएंगे, कुछ ऐड हो रहा होगा तो ऐड कर पाएंगे। एंगल सेम करने की कोशिश करनी चाहिए हम लोग। हालांकि हमने एंगल सेम करने पर ध्यान कम दिया है, हमने ये ध्यान दिया भाई साइन थीटा बराबर साइन अल्फा या कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा बना लो, क्योंकि वो फॉर्मूला रेडिली अवेलेबल है हमारे पास, तो हमारे माइंड में एकदम वो माइंड में था तो क्लिक कर गया ना। अब देखो ऐसा करते हैं ना, मान लो हमारा इस तरह से किया हमने सोल्व, तो 2 आंसर आ गए हमारे पास। एक आंसर तो हमारे पास ये आया है 4n पाई 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 10। अब मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं हिम्मत कर रहा हूं ना, और शायद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसमें कोऑपरेट करेंगे ना। तो इसको ध्यान से देखते हैं वरना। अब हो सकता है आपके माइंड में ये इंप्रेशन क्रिएट हुआ हो भाई इन सबको थीटा में लेके आ जाओ, इसको भी थीटा में लेके आ जाओ, इसको भी थीटा में लेके आ जाओ, तो मैंने इसको लिखा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये थीटा में आ गया, इसको लिखा मैंने 2 sin थीटा cos थीटा, सब थीटा में आ गया ना। तो इसमें क्या है, देखो ये लग रहा है भाई cos थीटा, यहाँ भी एक cos थीटा को cos थीटा से काट नहीं सकते, इधर समय समय पर आपको बताया गया होगा ना एक्स स्क्वायर बराबर एक्स। इसको सोल्व करने के लिए कहा जाए तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक के 2 सॉल्यूशन आएंगे इसके, हम ऐसे एक्स को एक्स से कैंसिल नहीं कर सकते ना, फिर तो एक्स बराबर 1 ही आएगा, जबकि वो तो क्वाड्रेटिक थी, इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, एक्स बराबर 1 ही आ गया, तो ऐसा कैंसिल नहीं करते हैं ना। कैंसिल कब करते हैं, जब वो नंबर नॉन जीरो हो ना। हम देख रहे हैं भाई एक्स बराबर 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स बराबर 0 पर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए अगर मैं एक्स को एक्स से काट दूंगा तो एक सोल्यूशन कम आएगा। हाँ, हम नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो नंबर से काट सकते हैं, कभी ऐसा लिखा हो 4x स्क्वायर बराबर 2x, ऐसा लिखा हो तो 2 तो कभी 0 हो नहीं सकता, 2 को 2 से कैंसिल कर दो, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो नंबर से काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, लेकिन अगर कोई नंबर 0 हो सकता है उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। एक्स बराबर 0 पर ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, एक्स को एक्स से नहीं काट सकते, नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो नंबर से कैंसिल कर सकते हैं, तो ऐसा कैंसिल नहीं करेंगे अपन, वरना एक सोल्यूशन कम आएगा। तो cos थीटा 0 हो सकता है, ऐसा एंगल जहां cos थीटा 0 आ रहा हो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। देखो आप, तो ये ऐसा एंगल जहां cos 0 आ रहा होगा वहां ये भी 0 हो जाएगा, और वहां ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसा एंगल जहां cos 0 आ रहा है उन पर इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, और अगर मैं इसको काट दूंगा तो वो एंगल कम आएंगे जहां cos थीटा 0 आ रहा है, वो आंसर में नहीं आ पाएंगे ना। इससे कैसे कैंसिल नहीं करेंगे, कॉमन ले लेंगे ना, तो मैंने कॉमन ले लिया, इंटरचेंज कर लिया, इसको ऐसे इंटरचेंज कर लिया हमने, बराबर 0 कर दिया, और cos थीटा को कॉमन ले लिया, व्हाट डू वी गेट 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया ना। अब आइदर cos थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 0, और cos थीटा इज इक्वल टू 0, और कितना आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2 sin थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये ऐसा आ गया ना। यहां से सॉल्यूशन जानता ही हूं मैं, cos थीटा अगर 0 है तो हम बोल सकते हैं 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, यहां से सॉल्यूशन ही आ गया। थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल, इसका जनरल सॉल्यूशन जानते हैं हम, अब चाहे 2n + 1 लिखें 2n - 1 लिखें, एक ही बात। ये गारंटी है जो एंगल आने वाला है ये एंगल इस लोकेशन पर आएगा, ये एंगल है तो यहाँ आएगा, एन की किसी वैल्यू के लिए कभी यहाँ भी आएगा, और ये एंगल कभी यहाँ भी आएगा, ये वाला एंगल कभी ऊपर आएगा कभी नीचे भी आएगा। cos थीटा बराबर 0 का चाहे 2n + 1 लिखें चाहे 2n - 1 लिखें। अब यहाँ आ जाते हैं, इसको सोल्व करते हैं ना, तो हम देख रहे हैं भाई cos थीटा है या cos थीटा है या sin थीटा, सिंगल डिग्री में साइन है, तो इस cos को क्या करो साइन में कन्वर्ट कर लो, इसको लिखो 1 - sin² थीटा, क्या जाएगा 4
माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस 3 बराबर जी, ताकि साइन में क्वाड्रेटिक बन जाएगी एंड वी गेट 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इंटरचेंज कर लिया मैंने, अब साइन में क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सोल्व कर लो ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने सही नहीं लिखा शायद, 2 आएगा यहाँ ना, दिस इज 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब 4 हो गया, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, एंड व्हाट इज 2a, 2a इज इक्वल टू 8, तो 20 हो जाएगा, 20 से बाहर निकाल लेंगे एंड साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5/4, ये ऐसा आ जाएगा ना। थोड़ा मुझे रब करना पड़ेगा अपना, एक सोल्यूशन तो यहाँ, इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन तो ये आ गया 2n प्लस 1 इंटू 5/2, यहाँ आ गया अपने ना, तो थोड़ा रब कर देता हूं मैं यहाँ से ना। अब यहां से आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू, एक तो आ गया प्लस साइन और एक आ गया माइनस साइन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, हाँ प्लस साइन ले रहा हूं मैंने, रूट 5 माइनस 1/4, और ऐसा लिखता हूं मैं इधर ना, मुझे दिखाना भी देना क्योंकि आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1/4 और साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस साइन लूंगा तो माइनस रूट 5 प्लस 1/4, ये साइन। अब हमें ये चेक करना है भाई, ये पॉसिबल, ये दिखते हैं हमारे माइंड में आ गया, अगर रटा हुआ होगा ना, व्हाट इज साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री इज रूट 5 माइनस 1/4, व्हाट इज कॉस 36 रूट 5 प्लस 1/4, तो अगर वो रटे हुए होंगे तो एकदम जब ये वैल्यू सामने आएंगी ना, एकदम चमकेगा अपने को, इसे रटना भी जरूरी है, हम जानते हैं कि डेरिवेशन बहुत लंबे होते हैं ना, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा में कन्वर्ट कर लो, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा और 18 डिग्री हो गया π/10, ये हो गया हमारे पास cos 36, cos 36 इज सेम एज sin 54, तो ये sin 54 हो गया ना, cos 36 इज सेम एज sin 54, माइनस साइन को मेंटेन रखा और sin 54, 54 का मतलब हो गया 3 π/10, अब ये sin थीटा बराबर sin अल्फा बन गया, sin थीटा बराबर sin अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा π/10 आ गया, और यहां से आएगा, इस माइनस साइन को गायब करना पड़ेगा, तो माइनस साइन को गायब कैसे करें, अंदर ले जाए, इसको अंदर ले जाओ, ये अंदर ले गए, ये साइन थीटा बराबर साइन अल्फा बन गया वापस आना, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, व्हाट इज अल्फा, माइनस का 3 π/10, ऐसा आ गया ना। अब देखो अगर मैंने थीटा एंगल में लाया ना, तो जो इक्वेशन थी उसका एक सोल्यूशन तो ये आ गया, उसका एक सोल्यूशन ये आ गया और उसका एक सोल्यूशन ये आ गया, और जब मैंने थीटा में कन्वर्ट नहीं किया था, सिर्फ cos थीटा बराबर cos अल्फा लगाया था, तो आंसर एक तो ये आया था और एक आंसर ये आया था, एक आंसर ये आया था। अब अगर मैं वैसे सोल्व करूंगा तो मैं आंसर ऐसे लिखूंगा, सब्जेक्टिव एग्जाम में अगर लिख के आना होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्टिव एग्जाम में सवाल आएगा तो मैं तो ऐसे लिख के आ जाऊंगा ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे को ना, मैं ऐसे लिख के आ जाऊंगा तो भी दिक्कत नहीं है भाई, गलती तो मैंने कहीं नहीं करी ना भाई, आंसर मैंने आपकी आंखों के सामने बता रहा हूँ, आप इतने सारे बच्चे हो, 192 बच्चे होते हैं कई बार है ना, तो एक साथ देखते हैं ना, तो आपके सामने कर रहा हूँ, कोई गलती तो कर नहीं रहा मैंने यहाँ भी कोई मिस्टेक नहीं की, यहाँ भी सही कंसेप्ट लगाया, अब ये एंगल अलग लग रहे हैं दिखने में और ये एंगल अलग लग रहे हैं, तो ये एंगल अलग अलग लग रहे हैं दिखने में, लेकिन ऐसा नहीं है अलग अलग हैं, ये सब एंगल सेम है ना। अब कैसे दिखाएं इनको, दिखाने के आने के लिए कैसे कोशिश करें ना, भाई एंगल सेम आ रहे हैं ना, तो एंगल सेम आने के लिए कुछ कोशिश करनी पड़ेगी अपने को, हमें कोशिश करनी पड़ेगी ना, तो दिखा सकते हैं भाई, एक तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है भाई, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते अपन, ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, n पाई प्लस π/2 लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है देखो, थीटा इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिखे, हम जानते हैं ऑड मल्टीपल π/2 है, इसको लिख सकते हैं n पाई प्लस π/2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको n पाई प्लस π/2, क्योंकि हम जानते हैं ये एंगल कभी यहाँ आएगा और कभी यहाँ आएगा ना, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखो यहाँ क्या है, एक बार इवन ले लो और एक बार ऑड ले लो भाई, क्योंकि ये -1 की पावर n आ रहा है या कहीं -1 की पावर n आ नहीं रहा, मेरी बात समझ रहे ना, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, टाइम लग भी रहा है ना, आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, उसको वो बात समझ में आने के बाद आप मुझे परेशान नहीं करोगे बार बार, या आपको परेशानी नहीं होगी ना, वो इसलिए बात समझना आना बहुत जरूरी है ना, तो ये मैंने इस एंगल को ऐसे लिख लिया n पाई प्लस π/2। अब यहाँ देखते हैं भाई, इसमें एक बार इनको इवन मान लेता हूँ और एक बार इनको ऑड मान लेता हूँ, एक बार इनको इवन और एक बार इनको ऑड। अगर मैं इनको इवन लूंगा तो n बराबर 2k मान लिया मैंने, 2k, n को मान लिया 2k, एक बार मान लिया n बराबर 2k, तो उससे आएगा थीटा इज इक्वल 2k पाई और प्लस π/10, k बिलोंग्स टू i, क्योंकि n अगर इंटीजर है या तो इवन होगा या ऑड होगा ना। एक बार मैंने मान लिया n बराबर 2k - 1 या 2k + 1, जो भी चाहो 2k - 1 मान लो या 2k - 1 मान लो, 2k + 1 बोले या 2k - 1 बोले, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, k बिलोंग्स टू i हो तो 2k + 1 2k - 1 में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर मैं यहाँ रखूंगा तो आएगा थीटा इज इक्वल टू
2k माइनस 1 इंटू पाई, और अगर एन ऑड है तो आ जाएगा माइनस का पाई बाई 10, यह आ जाएगा माइनस पाई बाई 10। यहां से आ गया थीटा इज इक्वल टू 2k पाई माइनस, यह आ जाएगा 11 पाई बाई 10, यह आ जाएगा 11 पाई बाई 10। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख लिया मैंने। तो यहां से दो सोल्यूशन आए, अगर n बराबर, अगर n इवन होगा, एक सोल्यूशन ये वाला आ गया और एक सोल्यूशन ये आ गया, k बिलोंग्स टू i, और एक वो अलग था ही सही, वो एक अलग था n पाई प्लस पाई बाई 2, ये अलग था ही से हमारे पास। यहां से एक बार n को इवन माना तो ये आंसर आ गया, n को ऑड लिया तो ये वाला एंगल आ गया। अब यहां देखते हैं, ऐसे यहां देख लेते हैं ना, अगर मैं n को इवन लूंगा, n को इवन, तो n को इवन लेने पर कितना आ जाएगा, यहां से थीटा इज इक्वल टू 2k पाई और प्लस माइनस का 3 पाई बाई 10, क्योंकि अगर n इवन होगा तो ये वाली 1 आ जाएगी, और ये माइनस साइन था तो माइनस का 3 पाई बाई 10 आ गया, 2k पाई माइनस का 3 पाई बाई 10 आ गया, एक ही आ गया ना। और अगर इनको ऑड लूंगा तो आएगा थीटा इज इक्वल टू 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 लिखा है मैंने, 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 लिख दिया मैंने, 2k माइनस 1 इंटू पाई, और ये नेगेटिव आएगा अब की बार, लेकिन नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 पाई बाई 10 आ जाएगा, तो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2k पाई और माइनस का 7 पाई बाई 10, ये आ जाएगा 2k पाई माइनस 7 पाई बाई 10, 2k पाई माइनस 7 पाई बाई 10, ये ऐसा आ जाएगा ना। मेरी बात समझ रहे, तो आंसर क्या क्या आया हमारा, एक तो इससे दो सॉल्यूशन आए, इससे एक तो ये वाला आया हमारे पास, और इससे एक ये वाला आ गया, इससे फिर एक ये वाला आया था, और इससे एक ये वाला आया था, और एक ये अलग से आया था, ये वाला अलग से आया था ना। बाकी सबको रब कर रहा हूं मैं ना, यानी हमारे पास आंसर आ गया था ये वाला, सबको रब कर रहा हूं मैं ना। ये आंसर आ गया हमारे पास, दो तो उससे आए और दो उससे आ गए, और एक अलग आया था ना। अब देखो ये, लेकिन सब अलग अलग लग रहे हैं मैंने, अलग अलग लग रहे हैं, तो इसमें देखो ऐसे निकाल सकते हैं अपने ना। अब हमें मान लो कभी देखना हो, मतलब ये बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए बता रहा हूँ वो अलग नहीं है और ये अलग नहीं है, कभी दिखने में अलग अलग लगे और आपको मैच कराना हो तो आपको मैच करा के देखना पड़ेगा ना। मान लो कोई आंसर लिखा हुआ है, मेरे मान लो ये आया, वहां ऐसे लिखा हुआ है, तो हमें मैच करा के देखना पड़ेगा ना, है ना, तभी जाके अपन सीख पाएंगे भाई हमारा सही है या गलत है ना। मैच करा के देखना होगा अपने को, हमें खुद को लिखना हो तो कोई बात नहीं, कैसे भी लिख लो। अब देखो यहाँ है ना, या थीटा की वैल्यू क्या आ गई थी, थीटा आ गया था हमारे पास 4n पाई अपॉन 10 और प्लस वो पाई बाई 10 आ गया भाई। ये तो पता ही है, मैं ये एंगल तो हमेशा यहाँ आएगा सर, ये तो पता है ये एंगल हमेशा यहाँ आएगा सर, उसकी परेशानी है ना। और n बिलोंग्स टू क्या है, n बिलोंग्स टू आई है ना, तो मैंने लिखा थीटा इज इक्वल टू, इसको लिखा मैंने 2, इसको लिख सकते हैं 2n पाई अपॉन पाई और प्लस पाई बाई 10 और n बिलोंग्स टू। अब देखो अगर n इंटीजर है ना, अगर हमारे पास n इंटीजर है और नीचे 5 है, तो या तो n 5 का मल्टीपल होगा, या 5 का मल्टीपल प्लस 1 होगा, या 5 का मल्टीपल माइनस 2 होगा ना। मैं इनको रब कर देता हूँ ना, जगह मेरे पास बहुत कम पड़ रही है ना। बोर तो नहीं हो रहे होंगे शायद आप ना, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या करके बता रहे हैं ना। इसको ऐसे लिखते हैं ना हम, अब ये इसको मैंने ऐसे लिख लिया सिंप्लीफाई करने के बाद। अब नीचे अगर 5 है ना, मैं 5 का मल्टीपल लूंगा, क्योंकि नीचे 5 है, इससे 5 के मल्टीपल के बारे में सोच रहा हूं मैं ना। भाई n है तो इंटीजर, लेकिन अगर नीचे 5 है तो हम कोशिश कर रहे हैं भाई उसको 5 का मल्टीपल लें। या तो n इस तरह से होगा, या तो n 5 के हो सकता है, या n 5 के प्लस 1 हो सकता है, या n 5 के प्लस 2 हो सकता है, या n 5 के प्लस 3 हो सकता है, 5 के प्लस 3, या n 5 के प्लस 4 हो सकता है, n इज इक्वल टू 5 के प्लस 4, या n 5 के प्लस 5 हो सकता है ना। 5 के प्लस 5 सेम एज 5 के, n अगर 5, अगर नीचे 5 है यानी 5 का मल्टीपल लेंगे, 5 का मल्टीपल प्लस 1, 5 का मल्टीपल प्लस 2। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं इनका यूज करें, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं 5 के प्लस 3 बोले या 5 के माइनस 2 बोले, एक ही बात है ना। इसे प्लस 2 को ऐड कर दो, प्लस 3 को माइनस कर दो, तो 5 के प्लस 3 इस समय 5 के माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, नहीं आया सामने। 5 के प्लस 3 बोले या 5 के माइनस 2 बोले, एक ही बात है। ऐसे 5 के प्लस 4 बोले या 5 के माइनस 1 बोले, एक ही बात है ना। तो अगर n 5 का मल्टीपल, अगर नीचे 5 है तो n को 5 के प्लस 1, 5 के प्लस 2, 5 के माइनस 1 ऐसे ले रहा हूं मैं। हम 5, मेरी बात समझ आ गई ना, 5 के प्लस 3 लिखा हुआ था, इसको ऐसे लिखा मैंने प्लस 2 और माइनस 2, इसको ऐसे अब ये खुद क्या बन गया, ये 5 का मल्टीपल बन गया, ये 5 का मल्टीपल बन जाएगा, तो 5 का मल्टीपल माइनस 2 हो गया ना। ये प्लस 1 कर दिया, माइनस 1 कर दिया, 5 के प्लस 4 लिखे या 5 के माइनस 1 लिखे, एक ही बात है ना।
तो हम क्या ज्यादा बड़ा नंबर नहीं ले रहे, हम +1 इससे 5 के +1 5 के +2, इनकी जगह मैंने क्या लिख दिया 5 के -2 और 5 के -1 ले लिया ना, मैं इनकी जगह मैं ये लूंगा ना 5 के +2 और 5 के -2। अब हम देख रहे हैं भाई अगर n इस तरह का है, अगर n इस तरह का है, n अगर 5 के है तो 5 के रखो आप, यहाँ 5 के रखने पर क्या आएगा, अगर मैं n को लिखूंगा 5 के फर्स्ट लेता हूँ तो यहाँ से देखें अपन थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं n को 5 के लिखूंगा तो 5 से 5 कट जाएगा 2 के पाई और प्लस पाई बाई 10 आ जाएगा। व्हाट इज के बिलोंग्स टू आई। तो देखो यहां से जो एंगल आया ना वो एंगल इस तरह का अपने आप आ गया, देखो इस तरह का एंगल अपने आप आ गया। जब भी n 5 का मल्टीपल लूंगा क्योंकि n इंटीजर है कि तो वो 5 का मल्टीपल होगा, अगर n 5 का मल्टीपल हुआ तो यहां से आने वाला एंगल ऐसा अपने आप आ जाएगा। देखो ये तो बन गया वो 2 के पाई प्लस पाई बाई 10, ऐसे बन गया वो 2 के पाई प्लस पाई बाई 10, यानी इससे जो एंगल आया यहां से एंगल, अगर मैं n की जगह भाई 5 के लिखूंगा तो यहां से जो एंगल आएगा जब भी n 5 का मल्टीपल होगा यहां से आने वाला एंगल इस फॉर्मेट का आ जाएगा, इस फॉर्मेट का आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप। अब n को 5 के +1 लो, अगर मैं n को 5 के +1 लूंगा, यार रखो आप n को लिखा मैंने 5 के +1, n को लिख रहा हूं मैं 5 के +1, मैं एक बार ऐसे ले लूंगा 5 के -1। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप बात पकड़ पाए भाई। आंसर कई बार दिखने में अलग अलग लगेगा, अलग अलग होगा नहीं होगा। अब अगर मैं 5 के +1 लूंगा तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू वो तो 2 रहेगा, पाई भी पाई रहेगा, आ जाएगा 5 के +1 अपॉन 5 और प्लस पाई बाई 10 वैसा आ जाएगा। इसको लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज 2 के पाई और प्लस का 2 पाई बाई 5 और प्लस का पाई बाई 10, प्लस का पाई बाई 10, तो थीटा इज इक्वल टू 2 के पाई और इनको ऐड करने पर कितना आ जाएगा, इसको कर दो आप 4 पाई बाई 10, ये पाई बाई 2 आ जाएगा। दिस इज 2 के पाई प्लस पाई बाई 2, 2 के पाई प्लस पाई बाई 2, ये ऐसा आ जाएगा 2 के पाई प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा ना, वो 2 के पाई प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि ये कितना है मेरे पास, ये इसको कर दो 4 पाई बाई 10 कर दो, 4 पाई बाई 10, तो 4 पाई बाई 10 और पाई बाई 10 5 पाई बाई 10 तो पाई बाई 2 आ जाएगा, 2 के पाई प्लस पाई बाई 2। यानी हम देख रहे हैं भाई इससे जो एंगल आया हमारे यहाँ, तो एंगल ही आया था n पाई प्लस पाई बाई 2 मेरे, और n पाई प्लस पाई बाई 2 एंगल कहाँ आएगा भाई, इससे एक एंगल तो इस तरह का आया आया ना भाई, इससे अगर मैं n का 5 का मल्टीपल लिखा तो यहाँ से एंगल इस तरह का आ गया। अगर मैं n को लिखूंगा 5 के +1 तो यहाँ से जो एंगल आएगा वो इस तरह का ही आ जाएगा, देखो आप इस तरह का आ जाएगा ना, क्योंकि ये एंगल कहाँ आ रहा है, ये एंगल यहाँ आ रहा है इस जगह। हमारे जो इक्वेशन थी ना जब हमने कॉस पर कन्वर्ट किया था वहां से एक एंगल तो ये आया था 2n पाई माइनस पाई बाई 2, तो ये एंगल तो हमेशा यही आएगा, ये एंगल तो हमेशा यही आएगा। लेकिन हम जानते हैं ये जो एंगल आया था, ये जो एंगल आया था, ये एंगल कभी ऊपर आएगा और कभी नीचे आएगा ना, तो यहां से इस तरह का एंगल अपने आप आ गया, इस तरह का एंगल अपने आप आ गया, ये 2n पाई प्लस पाई बाई 2, 2 के पाई प्लस पाई बाई 2। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मतलब एंगल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहां से जो एंगल आएंगे वो इस तरह के एंगल आएंगे, दिखने में अलग अलग लगेंगे वो, लेकिन एंगल सेम आएंगे ना। अब की बार रखो 5 के +2, यानी यहां से एक एंगल, अगर मैंने 5 के लिखा तो एंगल इस तरह का आ गया, 5 के +1 लिखा तो एंगल इस तरह का आ गया, इस तरह का एंगल, क्योंकि यहां से दो एंगल आएंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। नीचे वाला एंगल तो आ गया था वहां से, जब कॉस में कन्वर्ट किया था तो नीचे वाला एंगल तो आ गया था, लेकिन लग रहा था भाई ऊपर वाला एंगल कैसे आएगा, ये वाला एंगल इससे अपने आप आ जाएगा, ये आ गया ना भाई 5 के +1 लिखते ही एंगल इस तरह का आ गया, यानी यहां से एंगल यहां आ गया, नीचे वाला अलग मिल ही रहा था अपने को। अब देखते हैं भाई और क्या रखें, 5 के +2 रख के देखो। अब अगर मैं 5 के +2 रखूंगा, 5 के +2 तो ये आएगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई की जगह 2 पाई रहेगा और 5 के +2 रख देंगे, 5 के +2 नीचे कितना है 5 है और पाई बाई 10 अपने पास आ ही जाएगा ना। यहां से देखते हैं भाई थीटा इज इक्वल टू ये कितना आएगा 2 के पाई और बनेगा 4 पाई बाई 5 और प्लस का पाई बाई 10, ये ऐसा आ जाएगा ना। 5 के प्लस से लिखूंगा ना तो उसको कर दो आप 8 पाई बाई 10, तो 9 पाई बाई 10 आ जाएगा वो, 9 पाई बाई 10 तो आएगा थीटा इज इक्वल टू 2 के पाई और प्लस इसको अगर हमने 8 पाई अपॉन 10 तो 9 पाई अपॉन 10 आ गया, 9 पाई अपॉन 10। अब आपको लगेगा भाई ये किसी से नहीं आया ना, ये वाला नहीं आया ना, 9 पाई बाई 10 कभी नहीं आया ना, तो 9 पाई बाई 10 भी आ जाएगा हमारे पास, 2 के पाई था ना, 2 के पाई प्लस 9 पाई बाई 10, 2 के पाई प्लस 9 पाई बाई 10 ये वाला आ गया, 2 पाई प्लस 9 पाई बाई 10, ये एंगल कभी नहीं आया हमारे ना, तो ये एंगल भी आ जाएगा देखो आप है ना, 2 के पाई प्लस 9 पाई बाई 10, तो उसको जो है हम ऐसा कर सकते हैं माइनस पाई बाई 10, एक हमारे पास प्लस आया था और जब माइनस किया था तो वो आया माइनस का 3 पाई बाई 10, तो उससे जो है वो एंगल ये वाला आ चुका, ये वाला आ चुका, और हमें चाहिए तो ये सही लिखा है शायद मैंने, 5 के +2 लिखूंगा तो 2 के पाई आ जाएगा, फिर 4 पाई बाई 5 आएगा वो, एंड दैट इज पाई बाई 10, तो 8 पाई बाई 10, 8 पाई बाई 10 से 9 पाई बाई 10 आ गया, और 9 पाई बाई 10 जो है
वो कहीं ना कहीं मिलेगा हमको, ऐसी बात नहीं है ना। 9 पाई/10, 9 पाई/10 लाने के लिए हम इसको 20 कर सकते हैं ना, और 20 करने से आ जाएगा ना -2 पाई। देखो 9 पाई/10 एंगल ऐसा आ जाएगा। देखो ये वाला जो एंगल आएगा ना, ये वाला जो एंगल आया है, ये वाला एंगल सेम आएगा ना, क्योंकि हम देख रहे हैं भाई किसी एंगल में अगर मैंने 2n पाई ऐड कर रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब बाकी रख के नहीं दिखाऊंगा आपको ना, बस ये लास्ट मैच करा रहा हूँ। ये वाला मैंने एक 5k से दिखा दिया, 5k+1 से दिखा दिया, 5k+2 से दिखा दिया। मैं लास्ट मैच करा रहा हूँ आपको। तो ये एंगल आ चुका था, ये एंगल भी आ चुका। हम देख रहे हैं भाई ये जो एंगल आया है यहाँ से वो इस तरह का ही आ जाएगा बेसिकली। कैसे कह सकते हैं बात, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। कैसे कह सकते हैं बात, देखो आप, ये इतनी दिक्कत आएगी मतलब अपने को, अगर मैं बात बताता नहीं ना आपको, तो आपको लगता है भाई एंगल तो अलग अलग आते हैं, हम कैसे मैच करेंगे। तो भाई ये इतने एफर्ट करने पड़ेंगे फिर अगर सेम दिखाना है या अपने आप को समझाना है तो अपने को। ये तो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे समझ आ लग रहा है। एक बार जब माइंड में सेट हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी, आप फटाफट आप सोच पाएंगे। अब देखो यहाँ ये देखो आप कि हम देखें 9 पाई/10, तो ये 9 पाई/10 का मतलब 18 डिग्री आएगा लगभग। पाई/10 18 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कहीं ना कहीं वो ऑब्टूज एंगल आएगा ना। तो हम देख रहे हैं भाई वो एंगल मैंने ऐसे निकाला, 9 पाई/10 एंगल यहाँ मान लो, दिस एंगल इज 9 पाई/10, ये मान लिया मैंने ना। और हम जानते हैं भाई अगर मैंने इस एंगल में 2k पाई ऐड कर रखा है तो ये एंगल k की किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए हमेशा यहाँ आएगा, इस लोकेशन पर आएगा। ये मैंने मान लिया भाई दिस इज 9 पाई/10, 9 पाई/10 आ गया ना। अब हम 9 पाई/10 का मतलब क्या हो गया, 9 पाई/10 का मतलब ये हमारे पास है कि भाई इसको अगर हम देखें ऐसे, यानी मैं ऐसे मेजर कर रहा हूँ उसको, मैंने इस एंगल को ऐसे मेजर कर दिया 9 पाई/10 निकालने के लिए। और हम देख रहे हैं भाई 2k पाई अगर मैंने ऐड करा है तो ये k की किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए हमेशा इस जगह आएगा, k की किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए हमेशा यहाँ आएगा। अब इसको उल्टा करके देखते, अगर मैं इसको यूं मेजर करूँ, इसको मैं यूं मेजर करूँ, हम चाहते हैं इस लोकेशन पर बार बार आए हम, तो ये जिस लोकेशन पर जो भी एंगल है उसमें मैंने 2k पाई ऐड कर दिया। अब मैं इस लोकेशन को यूं ऐड करता हूँ, मान लो मैं इसको यूं मेजर करूँ, ये कैसे निकालूंगा मैं? ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये निकालने के लिए मैं क्या करें, -2 पाई और प्लस उसमें ऐड कर दो ना। भाई हम जानते हैं इस एंगल का सम, मान लो ये एंगल अल्फा है और ये एंगल थीटा है, इनका सम क्या आएगा, 2 पाई के बराबर आएगा ना। हम जानते हैं थीटा प्लस अल्फा बराबर 2 पाई, और इसमें थीटा कितना है, 9 पाई/10 है, तो 2 पाई माइनस 9 पाई/10, तो कितना आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 11 पाई/10, 11 पाई/10। मेरी बात समझ रहे ना, यानी अगर ये एंगल, अगर सॉरी थीटा, भाई ये एंगल 9 पाई/10 है, अब मैं इसको यूं मेजर कर रहा हूँ ना, तो हम जानते हैं भाई इसको और इसको ऐड करूंगा 360 आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। मुझे अल्फा की वैल्यू पता है 9 पाई/10 है, अल्फा को मैंने इंटरचेंज कर लिया, ये कितना आ गया 11 पाई/10 आ गया। यानी अगर मैं ये एंगल देखूं, मैग्नीट्यूड देखूं तो ये कितना है 11 पाई/10 है, लेकिन मैं मेजर कर रहा हूँ उसको क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा माइनस का 9 पाई/10, माइनस का 11 पाई/10। अब मैं इस एंगल में 2n पाई ऐड करूं, मैं इस एंगल में 2n पाई ऐड करूं, ये एंगल हमेशा कहां आएगा, इसी लोकेशन पर आएगा। ये एंगल हमेशा कहां आएगा, इसी लोकेशन पर आएगा। ये एंगल अलग अलग नहीं है, मतलब ये सब मैंने शुरू में बताया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, आप किसी भी एंगल में अगर मैं 2n पाई ऐड कर रहा हूं तो वो एंगल बार बार उसी लोकेशन पर आता है। ये एंगल दिखने में अलग अलग लग रहे हैं अगेन, लेकिन ये एंगल सेम लोकेशन पर आएंगे। जो भी एंगल यहां से आएगा वो एक एक एंगल यहां से भी आएगा, दोनों एंगल सेम है ना, इनकी रिवॉल्विंग लाइन क्या आएगी, सेम लोकेशन पर आएगी। इससे कभी लगे हुए एंगल अगर अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग आते नहीं। बेस्ट तरीका वही था, हमने कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का यूज कर लिया और निकाल लिया। इस तरह के भी एंगल अलग अलग आने लगेंगे तो ये एफर्ट करके हमें माइंड में रखना पड़ेगा। अब मैंने बताया कुछ, तो आप अपने माइंड में रखेंगे इन बातों को, है ना, और अपने आप का कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सवाल पर आता है, सॉल्व द इक्वेशन tan 5 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, tan 5 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। इसको मुझे सॉल्व करना है ना, tan 5 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो वो इतने सारे फॉर्मूले थे हमारे पास, sin थीटा बराबर sin अल्फा में लाओ, या cos थीटा बराबर cos अल्फा में लाओ, या tan थीटा बराबर tan अल्फा में लाओ, या sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर अल्फा। तो एक तरफ tan है एक तरफ cot है ना, तो कंसेप्ट पकड़ में आ गया भाई, दोनों तरफ tan बना दो आप और tan थीटा बराबर tan अल्फा का यूज कर लो। हो गया फटाफट, है ना, इसको 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो tan 5 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा।
बस tan थीटा बराबर tan अल्फा बन गया। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसको थीटा बोलेंगे, इसको अल्फा बोलेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। यहाँ कुछ करना ही नहीं है भाई, एक ही साइन होता है, बस इसको इंटरचेंज कर लो। तो 6 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2। therefore थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 6 n प्लस पाई बाई 12 n बिलोंग्स टू i। ऐसा आ जाएगा n बिलोंग्स टू i। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया ठीक है ना। ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके निकाल लेंगे इसको। लिखे नेक्स्ट, लिखें। अब ये ऐसे मैनिपुलेट करते रहेंगे और कैलकुलेट करते रहेंगे। एक और लिखे नेक्स्ट, 2 sin स्क्वायर एक्स 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर 2x बराबर 2। इसको सोल्व करना है ना। 2 sin स्क्वायर एक्स, एक एंगल x है, एक एंगल 2x है ना। अब देखो अलग अलग तरह से सोच सकते हैं। एक तो एंगल 2x है, या एंगल 2x बना लो आप ना। और इसका एंगल 2x बनाने के लिए स्क्वायर को गायब करना पड़ेगा। व्हाट इज 2 sin स्क्वायर? 2 sin स्क्वायर इज 1 माइनस cos। एंगल को डबल कर दिया। सब काम आएंगे ट्रिग्नोमेट्री की, एक एक बात काम आएगी जीवन भर आपके ना। सवाल हो नहीं हो कोई बात नहीं, जो कंसेप्ट है वो दिमाग में आना चाहिए बस ना। हाँ ऐसा कर लिया। अब इसका एंगल 2x, अब देखो यहाँ एंगल बन गया sin स्क्वायर 2x, यहाँ एंगल आ जाएगा sin स्क्वायर 2x बराबर 2 आ जाएगा। अब यहाँ एंगल 2x है, यहाँ भी 2x आ गया, लेकिन ये cos है, साइन है। तो क्या करो, इस साइन को cos में कन्वर्ट कर लो। इस साइन को cos में कन्वर्ट कर लिया तो 1 माइनस cos 2x आ गया। और इस साइन को कन्वर्ट कर लिया cos में, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर 2x आ जाए। इसका एडवांटेज दिखा भाई, यहाँ भी cos 2x, यहाँ भी cos 2x, तो हमारा काम चल जाएगा। ये 1 और 1 2 से इंटरचेंज कर लिया, और इंटरचेंज करने से कैंसिल कर दिया। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट वी गेट? cos ऑफ 2x एंड प्लस cos ऑफ 2x। cos स्क्वायर 2x बराबर 0, ये ऐसा आ जाएगा ना। बस यहाँ से cos 2x कॉमन ले लिया मैंने, और अगर मैं cos 2x कॉमन लूंगा, व्हाट वी गेट? cos ऑफ 2x। अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो एक फैक्टर आ जाएगा cos 2x, एक तो आ जाएगा cos ऑफ 2x, और एक आ जाएगा cos ऑफ 2x प्लस 1, या 1 प्लस cos 2x। 1 प्लस cos 2x आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा। therefore cos 2x बराबर 0। एक तो आ गया cos 2x बराबर 0, और एक आ गया हमारे पास cos 2x इज इक्वल टू -1। अब इनके जानते हैं cos थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन। cos थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट जानते हैं। थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 लिखा रखे ना आपको ना। अल्टीमेटली इक्वेशन उसी फॉर्म में आ गई, cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो x बराबर कितना आ गया? 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 आ गया ना। n बिलोंग्स टू i, ये आंसर आ गया। अब यहां से निकालते हैं cos थीटा इज इक्वल टू -1, थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। 2n प्लस 1 लिखें या 2n माइनस 1 लिखें, एक ही बात है। या इसको ऐसे लिख दो, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये इस तरह से मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना, ऐसा निकाल लिया इसको ना। एक आंसर ये आ गया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, और एक आंसर ये आ गया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये ऐसा निकाल लिया इसको ना, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अब देखो ध्यान से देखो ना, मान लो मैं इस सवाल को ऐसे करता है ना, मान लो मैं इसी सवाल को ऐसे करता हूं। अब मैं सारे एंगल x लेके आ जाता हूँ, मैं सारे एंगल x, ध्यान दें ना, समझने वाली बात है, वरना ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ, वरना सवाल कराने की जरूरत ही नहीं है। सवाल में जो इंपॉर्टेंट बात है, जो समस्या आ सकती है, जो हमारे सामने दिक्कत आएगी, वो ये है ना। हमने ऐसे सोल्व कर लिया, आंसर आ गया हमारे, हमने लिख के आ गए ना। अब मैं मान लो मैं ऐसे करता, मैं एंगल को x लेके आ जाता हूँ। मुझे दिख रहा था भाई 2 sin स्क्वायर x है, और ये sin 2x है, इसका एंगल x दे दूंगा, यहाँ भी sin स्क्वायर x बन जाएगा, तो मैंने एंगल को x बना दिया ना। तो 2 sin स्क्वायर x, और sin 2x को लिखा मैंने 2 sin x cos x, होल स्क्वायर बराबर 2 लिख रहे हैं उसको।
साइन, ये तो स्क्वायर लगा दिया और साइन 2x को लिखा 2 sin x cos x। अब ये कितना बनेगा 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x प्लस क्या जाएगा 4 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 आ गया ना। अब कोई फायदा नजर नहीं आया ना भाई, वहां तो क्या बनाते वो 1 से 2 से 2 कट गया था और फटाफट cos 2x कॉमन आ गया, तो हमें एडवांटेज नजर नहीं आया। कोई बात नहीं, लेकिन 2 का फैक्टर है 2 का फैक्टर है 2 का 2 से डिवाइड कर दो भाई, 2 से जो हो रहा है वो तो करेंगे कम से कम। मैथ में ये जो कुछ हो जाए वो भगवान की दया मानो आप, भाई हो गया है ना। वरना कई बार क्या अप्रोच माइंड में भी नहीं आती है ना, कई बार होता है देखते रहते हैं सवाल को, कुछ होता ही नहीं है ना, कई बार ऐसा भी हो जाता है ना। तो अब जो दिख रहा है वो खराब है, 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको उधर इंटरचेंज कर लिया मैंने, उसको उधर इंटरचेंज कर लिया, ताकि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वो साइन स्क्वायर एक्स को कुछ नहीं कर रहे, ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं अपन बस ना, ये ऐसे इसको इंटरचेंज कर लिया उधर में। अब वो क्या बन गया cos स्क्वायर, लेकिन cos स्क्वायर को cos स्क्वायर से काटेंगे नहीं अपने ना, क्योंकि हम जानते हैं cos स्क्वायर ऐसे एंगल जहां cos 0 होगा वहां ये भी 0 हो जाएगा और वहां ये भी 0, इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी ना, तो कैंसिल नहीं करेंगे अपन। 2 sin स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर एक्स बराबर cos स्क्वायर एक्स, ये ऐसा आ गया ना। अब cos स्क्वायर एक्स मैंने कॉमन ले लिया ना, therefore cos स्क्वायर एक्स 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0, ऐसा आ गया। तो cos स्क्वायर एक्स बराबर 0 और sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये 1/2 आ जाएगा ना। तो यहां से लगा भाई cos x बराबर 0 है, cos स्क्वायर एक्स बराबर 0 कब होगा, जब cos x बराबर 0 होगा। यह आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। इसको लिखूंगा 1/√2 का होल स्क्वायर। तो भाई cos x 0 कब आता है, x इज इक्वल टू 2n + 1 × π/2, 2n + 1 लिखे हैं 2n - 1 लिखे हैं, एक ही बात है ना, ये ऐसा आ गया। अब यहाँ देखें तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, व्हाट इज 1/√2 sin π/4, आ जाएगा sin स्क्वायर x इज इक्वल टू आ जाएगा sin स्क्वायर π/4। तो यहां से तो आंसर आ ही गया 2n + 1 × π/2, वहां से आएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर अल्फा, तो थीटा बराबर क्या आएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई और प्लस माइनस अल्फा, sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर अल्फा का सॉल्यूशन होता है ना, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब मैंने ऐसा किया तो ये आंसर आया, एक तो ये आया π/2 का ऑड मल्टीपल और एक ये आ गया ना। अब ध्यान से देखें मैं यहाँ तो ये आया था और एक ये आया था, चलो ये तो मैच कर गया, ये तो मैच कर गया ना, ये तो मैच कर गया भाई, ये तो वही आया लकीली जो सेम आया। अब ये तो अलग आ रहा है, ये तो 2n + 1 × π/4 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है n पाई प्लस माइनस π/4। तो हम क्या करेंगे, या तो भाई थोड़ा देखेंगे इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, इसका भी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। हम देखें भाई ये तो मैच कर गया, मेरी बात समझ ना भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की आपको ना, ये समस्या आ सकती है हमारे सामने, ये आएंगी समस्या है, तो परेशान नहीं हो, उसका जवाब अपने पास रहे। हाँ भाई सर ने ऐसे बताया था, ऐसी समस्या आती है, ऐसे डील किया जाता है इनको ना, ये तो मैच कर गया है। अब ये इसमें ये अलग आया था और इसमें ये अलग आ रहा है, तो देखो इसमें क्या है, हम कई बार जब अभी मैंने एक सवाल मैच कराने में काफी दिक्कत आई थी अपने को, अब कई बार दिक्कत आती है लेकिन उनको फेस करेंगे तो ही काम चलेगा। अब जैसे ये सोल्व किया ना मैंने यहाँ, हम इसमें मैच कराना है ना, इसी को इसको मैच कराना है। देखो ये सोल्यूशन कहाँ से निकाला मैंने, ये मैंने यहाँ से निकाला cos 2x बराबर 0 से, मुझे लगा यार ये मैच नहीं कर रहा है ना, तो मैंने क्या करा इसको ऐसे लिखा cos 2x बराबर 0, इसको लिखा 1 - 2 sin स्क्वायर x। मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूं या इस इक्वेशन को सोल्व करूं, क्या डिफरेंट है, सेम है भाई, क्या इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस है, नहीं है। चाहे मैं ऐसे सोल्व करूं या ऐसे सोल्व करूं एक ही बात, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1 - 2 sin स्क्वायर, इसको लिखा मैंने sin स्क्वायर x बराबर 1/2, इसको लिखा मैंने 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर π/4, हेंस x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4। ये किसका सॉल्यूशन है, ये इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये किसका सॉल्यूशन है, ये इसी के, तो इसका सॉल्यूशन ये भी है, इसका सॉल्यूशन ये भी है, कंफर्म है भाई, ये और ये अलग अलग नहीं है, ये एंगल और ये एंगल सेम है। मेरी बात समझ में आई, ऐसे पकड़ेंगे अपन बातों को ना, कोशिश करेंगे मैनिपुलेट करने के लिए। भाई इसी इक्वेशन को मैंने, इसी इक्वेशन को, ये cos 2x बराबर 0 था, इसी को मैंने ऐसे सोल्व किया तो आंसर ये आया, इसी को सोल्व करने का तरीका चेंज कर दिया, ये आ गया आंसर। अब ये भी तो इसी का आंसर है और ये भी इसी का आंसर, दोनों सेम है, इसका मतलब ये और ये सेम है इसका मतलब, ठीक है। यहाँ हमने पकड़ लिया और पकड़ के पता लगा लिया फटाफट ना, वरना देखो ऐसा पता लगा सकते हैं ना, ये एक समझ में आया ना वो तरीका, हमने कैलकुलेट मैनिपुलेट करा, उसको लिखने का तरीका चेंज कर दिया और उसका आंसर निकाल दिया। वरना देखो ऐसे सोच सकते थे अपन, ऐसे भी सोच सकते थे भाई, हमारे पास देखो ये है, हमारे पास जो आंसर आया है वो 2n + 1 × π/4 आया, 2n + 1 × π/4, ये ऐसा आ गया ना, n बिलोंग्स, इसको मैंने ऐसे लिख लिया x इज इक्वल टू n π/2 और प्लस π/4 लिख लिया इसको मैंने,
n बिलोंग्स टू i। इसको मैंने ऐसे लिख लिया ना। अब मुझे लग रहा है भाई, अब मैं तो आंसर से आंसर मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। हमें जिद पे नहीं आना, जिद पे नहीं आना भाई, मैं तो ऐसे ही करूंगा ना। मैं अल्टरनेट बता रहा हूँ आपको भाई, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, वो सारे तरीके माइंड में रखेंगे ना। जिद पर आएंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा फिर, है ना। हम देखें भाई, हमने इसको सोल्व करने का तरीका चेंज करा, मिल गया भाई, वो आंसर सही आ गया। अब हमने देखे, मान लो सोल्यूशन से सोल्यूशन मिलाने की कोशिश करो, इसको सोल्व करने का तरीका चेंज करना नहीं चाहता मैं, जो सोल्यूशन आया ना उससे मिलाने की कोशिश करता हूँ। इस सोल्यूशन को मैंने ऐसे लिख लिया, इस सोल्यूशन को मैंने ऐसे लिख लिया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखो वहां अभी सवाल किया था ना, वो नीचे 5 था, तो 5 के मल्टीपल के बारे में सोचा। अब अगर एन इंटीजर है और नीचे 2 का फैक्टर है, तो मैं या तो एन को इवन लूंगा, 2 के मल्टीपल लूंगा, या तो एन लूंगा 2 के, या एन को लूंगा मैं 2 के, और एक बार ले लूंगा मैं एन बराबर 2 के प्लस 1 या 2 के माइनस 1। अब चाहे 2 के प्लस 1 ले या 2 के माइनस 1 ले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ना। एन अगर ई इंटीजर है और नीचे 2 का फैक्टर है, तो मैं एक बार इनको इवन लेके देखता हूँ और एक बार इनको ऑड लेके देखता हूँ, एक बार इनको इवन और एक बार इनको ऑड। अगर एन बराबर 2 के है तो एन को 2 के लिखो आप, ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू k पाई प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा। व्हाट इज k? k बिलोंग्स टू i। तो जिसे मैंने एन को, जब जब भी मैं एन को इवन लिखूंगा ना, जब जब भी मैं एन को इवन लिखूंगा, तो यहां से इस तरह का आंसर आ जाएगा, एन पाई प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा यहाँ से। देखो ये इस तरह का आंसर आ जाएगा। अब मैं इनको ऑड लिखता हूँ, यहाँ एन को ऑड 2 के माइनस 1 लिखा, एन को 2 के माइनस 1 लिखा, तो कितना आएगा 2 के माइनस 1 इंटू पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा। यहाँ सोल्व करता हूँ उसको, तो x इज इक्वल टू k पाई माइनस का पाई बाई 2 और प्लस का पाई बाई 4 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू k पाई माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। तो इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने पहले ऐसे लिखा, फिर 2 का फैक्टर दिखाया, नीचे 2 था तो 2 के और 2 के प्लस 1, नीचे 5 होता तो 5 के प्लस 1, 5 के प्लस 2, 5 के माइनस 1, 5 के माइनस 2, नीचे अगर 3 होता तो 3 के प्लस 1, 3 के प्लस 2। अब 3 के प्लस 2 बोलो या 3 के माइनस 1 बोलो, एक ही बात है ना। तो हमने एक बार इनको इवन रख के दिखाया, तो इस जब जब भी मैं इनको इवन लिखूंगा, यहां से इस तरह का एंगल आएगा, जब जब भी मैं इनको ऑड लिखूंगा, यहां से इस तरह का एंगल आ जाएगा। यानी अगर मैं इनको इवन लिखूंगा या ऑड, तो यहां से इस तरह का एंगल भी आएगा और यहां से इस तरह का एंगल भी, यानी ये दोनों एंगल, दोनों वैरायटी के एंगल भी। और एन अगर इवन है, नीचे 2 है, तो एन इवन होगा या फिर ऑड होगा। और अगर इनको इवन रखा, ऑड रखा, तो यहां से इस एंगल से इस तरह के दोनों एंगल मिल जाएंगे, प्लस वाला भी मिल जाएगा और माइनस वाला भी मिल जाएगा। समझ में आया भाई आपको? ऐसे निकाल लिया अपने ने, और ऐसे कर, तो ऐसे ये एफर्ट लगाने पड़ेंगे आप, ये चैप्टर के दौरान समस्या आएगी ना, इसलिए अगर ये इनको माइंड में रखोगे आप तो दिक्कत कम आएगी ना। अब जैसे मान लो मैं इसको लिखूं, मान लो मैं इस इक्वेशन को सोल्व करना चाहूँ, cos 3x बराबर 0, मान लो मैं इसको सोल्व करना चाहता हूँ, तो इसको सोल्व करना बड़ा आसान है भाई, आपने बताया बेस्ट तरीका, cos थीटा बराबर 0, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू i, 3 से डिवाइड कर दो उसको, तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6। ये आंसर आ गया, और यही बेस्ट तरीका आंसर लिखने का। अभी एग्जाम में आया तो बेस्ट तरीका ये आंसर लिखने का, लिख दिया फटाफट मैंने। अब मान लो ये आंसर नहीं दे रखा, तो मैं क्या इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करूं? मान लो मेरा दिमाग, हालांकि हमें जब सवाल आएगा हमें ऐसे ही करना है इसको, वो जो समस्याएं आती है ना उनको डिस्कस कर रहे हैं अपन ना। अब मान लो मैंने इसी इक्वेशन को सोल्व कर लिया ऐसे, ये बेस्ट तरीका। अब मैं इसको ऐसे सोल्व करता हूँ, cos 3x बराबर 0, 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x बराबर 0। मैंने यहां से cos x को कॉमन ले लिया, तो 4 cos स्क्वायर x माइनस का 3 बराबर 0, तो cos x इज इक्वल टू 0 और cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4। 3/4 को लिखा मैंने √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 को लिखा मैंने cos π/6, तो ये cos स्क्वायर π/6 हो गया ना। अब cos x अगर 0 है तो x इज इक्वल टू π/2 का ऑड मल्टीपल 2n प्लस 1 इंटू π/2, π/2 का ऑड मल्टीपल आ गया ना। यहां देखते हैं, ये आ गया x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा π/6 आ गया ना। अब इस सेम इक्वेशन को मैं ऐसे सोल्व कर रहा हूं तो आंसर ये आ रहा है ना, और अगर मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो आंसर ये आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये यहां से आने वाले जो भी एंगल आएंगे, या तो वो इस तरह के आएंगे या वो इस तरह के आएंगे। क्लियर है इसका मतलब? है ये बात क्लियर है ना? दिखने में अलग अलग लग रहे हैं, तो हमें क्या कहिए, हमें अगर इसको लिखना होता हम ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। कभी मान लो किसी ने ऐसा लिख दिया, तो ये मैच कराना तो आना चाहिए ना भाई, मेरा तो ये आ रहा है, अब आंसर दे रखा है ये, तो ये मुझे मैच कराना आना चाहिए। अब उसको मैं यहाँ से वापस मैच करा सकता हूँ। देखो आप, जरूरत नहीं है, अपने को पता है ये बात, हमें पता है, क्योंकि हमने 2 तरह से खुद ने सोल्व किया है। यहाँ से जो भी एंगल आ रहा है वो एंगल एन की इंटीग्रल वैल्यू रखूंगा, तो एन की अलग अलग इंटीग्रल वैल्यू पर यहाँ से जो एंगल आएगा वो कभी इस तरह का आएगा, कभी प्लस साइन वाला आएगा, कभी वो माइनस साइन वाला आएगा, और कभी वो ऐसा एंगल आएगा। वरना अपन फिर देख सकते हैं यहाँ से, ये क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू n π/3 और प्लस लिखा हुआ है π/6, ये ऐसा लिखा हुआ है ना।
ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको नो। और हम ध्यान से देखें, अगर नीचे क्या लिखा हुआ है, अब नीचे लिखा हुआ है 3, तो एक बार 3 के लिख लो उसको, एक बार 3 के +1 लिख लो, एक बार 3 के -1 लिख लो। एक बार ले लेंगे फर्स्ट n बराबर 3 के, एक बार ले लेंगे n इक्वल टू 3 के +1, n बराबर 3 के +1, एक बार ले लेंगे n इक्वल टू 3 के -1। और शायद आप मेरी बात मान लेंगे अभी ना, अब आप मेरी बात मान लेंगे भाई, अगर मैं इस तरह का एंगल रखूंगा यहाँ पर, अगर मैं इनको 3 के लिखूंगा क्योंकि नीचे 3 है, तो 3 का मल्टीपल 3 के, 3 के +1, 3 के -1। अगर मैं कभी यहाँ n बराबर 3 के लिखूंगा, तो जिसे इनको 3 के लिखोगे क्या बन जाएगा, k पाई + π/6 बन जाएगा, k पाई इस तरह का एंगल आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं शायद आपने। अगर मैं 3 के -1 लिखूंगा, 3 के -1, तो इस तरह का एंगल आ जाएगा, n पाई - π/6। और अगर मैं n के 3 + 1 लिखूंगा, 3 के +1, तो एक k पाई + π/2 आएगा, k पाई + π/2। और ये k पाई + π/2 लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, n पाई + π/2 लिखा हुआ है। अब n पाई बोलेंगे, k पाई बोलेंगे की बात। तो इसमें अगर मैं यहाँ इस तरह की वैल्यू लिखूंगा, तो इस तरह का एंगल आएगा प्लस साइन वाला। अगर मैं यहाँ n की जगह ये लिखूंगा, तो ये माइनस वाला एंगल आएगा। और अगर मैं n की जगह ये लिखूंगा 3 के +1, तो यहाँ से जो एंगल आएगा वो इस तरह का एंगल है। ऐसा लिखें या n पाई + π/2 लिखें, एक ही बात है। तो एंगल को अगर कई बार होता है ऐसा, तो जो अलग अलग आंसर आते हैं उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। मैं शायद पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, और इस तरह से आप भी कोशिश करेंगे, अपना इंटरेस्ट रखेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे, तो अपना काम चल पाएगा ना। ठीक है ना, ऐसा निकाला जा सकता है इसको। नेक्स्ट लिखते हैं अपने ना। तो ये मैंने बताया आपको ना। अब ये क्या है, थोड़ा आसान रहा आपके लिए, इसे टाइप्स बना रखी है हमने, टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। वरना कंक्लूजन यही है, ट्रिग्नोमेट्री लगाते रहो, किसी भी इक्वेशन आए और वो जो फॉर्मूले हैं उनमें कन्वर्ट करते जाओ उसको। उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी करना पड़ेगा आपको, करते रहो। थोड़ा आसान रहे इससे टाइप बना रखे हैं, टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये सब ड्रामेबाजी चल रही है ना आपको सेटिस्फाई करने के लिए, आपको लगे पढ़ा रहे हैं, वरना सब पूरा हो गया है ना। टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। बच्चे को क्या है, ये बहुत कम लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं ना। बच्चों को अगर थोड़ा सर तेज पढ़ा देते हैं तो बच्चों को दिक्कत आ जाती है, थोड़ा धीरे पढ़ाएंगे तो बच्चे को दिक्कत आती है ना, यार बहुत धीरे पढ़ा रहा है यार, बहुत तेज पढ़ा रहे हैं यार, मतलब वो टीचर के फेवर में आ जाए, या बहुत कम होता है ना। टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, फर्स्ट है, फर्स्ट टाइप, टाइप 1 पढ़ेंगे इसमें ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस which can be solved, which can be solved by factorization, factorization, or by converting them, or by converting them into quadratic equations, quadratic equation। भाई लगेगा फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर कर लेंगे, और लगेगा भाई फैक्टर नहीं हो रहे तो वो धराचार्य जी का फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक बना के धराचार्य जी का फॉर्मूला लगा देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड बाय फैक्टराइजेशन और बाय कन्वर्टिंग देम इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लगेगा फैक्टर नहीं हो रहे तो धराचार्य जी का जो फॉर्मूला है वो लगा लेंगे, और वहां से ये कंसेप्ट लगा के फैक्टराइज करके या क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट लगा के उन गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को, वो जो फॉर्मेट थे उनमें से किसी एक फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे ना। अब इनका यूज करके सवाल कर, बस हेडिंग से इससे फायदा यही होगा भाई, अब जो मैं सवाल कराऊंगा ना तो आपको क्लिक कर जाएगा फटाफट भैया, तो उसमें फैक्टर होंगे या वो क्वाड्रेटिक बनेगी। तो जब एग्जाम में आएगा ऐसे लिखा है टाइप 1 का सवाल आएगा, तो आपको सोचना पड़ेगा फैक्टर करूं क्वाड्रेटिक बनाऊं। यहाँ बस ये थोड़ी सुविधा है, बस ये मान सकते हैं अपने। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस लिख लो आप, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो फर्स्ट है इसमें cos क्यूब x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 4 cos स्क्वायर x बाई 2 बराबर 0। ये सॉल्व करना है अपने को। तो कुछ नहीं, इसमें एंगल को सेम कर लो आप, है ना, एंगल को सेम कर सकते हैं हम।
तो यहाँ कोएक्स है, यहाँ एक्स है, इसका एंगल डबल कर दो, सारे एंगल सेम आते ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने को। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स भी है, शायद यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया अपन ने, और इसका 2 अलग कर दो, और आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री लगानी है ना, बस जितनी ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे उतना आसान रहेगा ना। तो ये cos स्क्वायर एक्स लेगा, ये आ जाएगा cos x प्लस 1, 2 की जगह 2 लिखा हुआ है। व्हाट इज 2 cos स्क्वायर? 2 cos स्क्वायर इज 1 प्लस cos, स्क्वायर को गायब कर रहे हैं, एंगल डबल हो जाएगा ना। यहाँ भी 1 प्लस cos x है, यहाँ भी 1 प्लस cos x है, ये फैक्टर कर लिया इसके ना, फैक्टर करके कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस cos x फैक्टर कॉमन आ गया। व्हाट वी गेट? cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं 0 करता हूँ, वी गेट cos x इज इक्वल टू -1, और इसको 0 करूंगा तो cos स्क्वायर x बराबर 2 आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं cos स्क्वायर x कभी 2 नहीं आ सकता, cos स्क्वायर की मैक्सिमम क्या आती है? 1 आती है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कभी, ये 0 हो नहीं सकता है ना। बस cos x इज इक्वल टू -1 जानते हैं आंसर, x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ y। 2n प्लस 1 लिखें या 2n माइनस 1 लिखें, एक ही बात है। तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। कुछ नहीं करा, अल्टीमेटली वो जो इक्वेशन थी पहले कॉम्प्लिकेटेड थी, वो cos थीटा बराबर -1 में आ गई ना, या तो वो cos थीटा बराबर cos अल्फा में आएगी, या sin थीटा बराबर sin अल्फा में, उन फॉर्मेट में आ जाएगी। मतलब आंसर निकाल लिया बड़े आसानी से अपन ने, कैलकुलेट करके लिखे हैं कोरोना। मतलब ये सवाल कर रहे हैं इस तरह से अपने को ना, काम चल जाएगा इसमें। 2 sin x माइनस cos x, 2 sin x माइनस cos x, 1 प्लस cos x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x। सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करना है अपने को। 2 sin x माइनस cos x, 1 प्लस cos x और sin स्क्वायर x। एक्सप्रेशन ध्यान से जरूर देखें, अभी हालांकि हेडिंग डला हुआ है हमारे, ये एडवांटेज मान सकते हैं अपन, हेडिंग डला हुआ है, या तो फैक्टराइज हो जाएगा या क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिखा होगा आपको ना, जैसे 1 प्लस cos x है, व्हाट इज दिस? 1 माइनस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर इज 1 माइनस cos स्क्वायर, उसका एक फैक्टर 1 प्लस cos हो जाएगा, एक फैक्टर 1 माइनस cos हो जाएगा ना। sin स्क्वायर को लिख लेंगे हम 1 माइनस cos स्क्वायर, और इसका एक फैक्टर आएगा 1 प्लस cos x, और एक फैक्टर आ जाएगा 1 माइनस cos x। अब 1 प्लस cos x यहाँ भी है, 1 प्लस cos x यहाँ भी है। क्या भाई ऐसा हो सकता है क्या? क्या ये 1 प्लस cos x कभी 0 हो सकता है क्या? क्या 1 प्लस cos x की वैल्यू कभी 0 आ सकती है? यस, 1 प्लस cos x 0 हो सकता है ना। इसलिए अगर ये ऐसा एंगल जहां 1 प्लस cos x की वैल्यू 0 आएगी, उन एंगल्स पर ये भी 0 हो जाएगा, उन एंगल पर ये भी 0 होगा। तो ऐसा एंगल जहां cos x -1 के बराबर होगा, वो एंगल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए अगर मैं यहां से इसको काट देता तो वो एंगल हमारे आंसर में नहीं आ पाता। हाँ, अगर कभी सवाल में ऐसा होता कि 2 प्लस cos x और यहाँ लिखा हो 2 प्लस cos x, अब क्या 2 प्लस cos x कभी 0 हो सकता है? क्या कभी ये 0 हो सकता है? ये कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 कब होगा? जब cos x की वैल्यू -2 आएगी, और cos x कभी -2 नहीं आ सकता, यानी ये नॉन जीरो है। दुनिया में ऐसा कोई एंगल नहीं इस पर 0 आ जाए, और अगर ये नॉन जीरो है तो नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो नंबर से काट सकते हैं, ऐसे काट सकते थे अपन। ये हमारे पास क्या है? 1 प्लस cos x है, हमारे पास 1 प्लस cos x है, और 1 प्लस cos x तो 0 हो सकता है, इसलिए उसको हम कैंसिल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे भाई? इसको इंटरचेंज कर लेंगे ना। हमारे पास तो ये लिखा हुआ था 1 प्लस cos x और इंटू 1 माइनस cos x, तो इसको इंटरचेंज करेंगे, काटेंगे नहीं ऐसे अपन ना, इसे इंटरचेंज कर लेंगे। ये इंटरचेंज कर लिया, इज इक्वल टू 0 रख दिया। अब कॉमन ले लेंगे यहाँ से, क्या कॉमन लें? 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस cos x कॉमन ले लेंगे, और क्या बचेगा हमारे पास? ये बचेगा 2 sin x माइनस cos x, ये कॉमन ले लिया हमने, वो आ जाएगा -1 और प्लस cos x इज इक्वल टू 0। ये तो कॉमन ले लिया हमने ना, यहाँ माइनस साइन था तो -1 प्लस cos x आ जाएगा, इस cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, आएगा दिस इज इक्वल टू 0, ये आ गया cos x इज इक्वल टू -1, और इसको 0 कर देते हैं, वी गेट sin x इज इक्वल टू हाफ, sin x हाफ आ जाएगा। इसका भी सॉल्यूशन जानते हैं, और हम जानते हैं sin थीटा बराबर sin अल्फा, और इसको अल्फा में लाने के लिए सिंपली लिख दिया sin π/6। इसका भी सॉल्यूशन लिखना आता है हमें, इसका भी सॉल्यूशन लिखना आता है। सॉल्यूशन लिखना आता है ये दोनों का ना, ये ऑड मल्टीपल पाई आ गया, वो आ गया n पाई प्लस -1 की पावर n, और अल्फा आ गया ना।
ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये हेडिंग डला हुआ है, इससे दिक्कत नहीं है, हमें परेशानी नहीं है ना। और हेडिंग डला हुआ नहीं होगा कभी, जब एग्जाम में आएगा तो हेडिंग डला हुआ नहीं आएगा। तो सब तक सीख चुके होंगे अपन, मैच्योरिटी आ चुकी है भाई, हाँ ऐसा किया जाता है सोलह। तब तक कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे कॉस टू थीटा, कॉस ऑफ टू थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2+1 इंटू कॉस थीटा माइनस 1/√2 इजिकल टू 0। इसको सोल्व करना है अपने को। कॉस टू थीटा भी है हमारे पास और कॉस थीटा भी है। कॉस टू थीटा है ना, वो कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, कॉस टू थीटा है। कॉस टू थीटा माइनस √2+1 कॉस थीटा माइनस 1/√2। जो भी ट्रिग्नोमेट्री में कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। आपको बहुत पढ़ाया गया है, फिर भी आपको शायद लगता है तेज पढ़ाते हैं आपको ना, इससे धीरे नहीं पढ़ाया जा सकता। आपको बताते बहुत हैं, बातें बहुत सारी बताई जाती है, इसलिए वो तेज लगता होगा आपको, भी तेज पढ़ा रहे हैं ना। अब देखो इसको क्या करें, कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लें। भाई हमारे पास अभी हेडिंग डला हुआ है, भाई फैक्टर करेंगे या क्वालिटी बना लेंगे। तो भाई एंगल भी सेम हो जाएगा, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो आप। इसका एंगल आधा कर दो और आधा करके कॉस का यूज करो, क्योंकि आगे कॉस थीटा लिखा हुआ है। इसको लिखा मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन लगा भैया, तो कॉस में क्वालिटी बना लूंगा कॉस थीटा को टी मानकर, या अगर फैक्टर वैक्टर हो जाएंगे तो उसका यूज कर लूंगा ना। अब इसको क्या थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपन। क्या लिखा हुआ है, √2+1। मैंने इसको लिख दिया √2 cos थीटा -1/√2। इसको ऐसे लिख लिया मैंने। वो डिनोमिनेटर में जो आ रहा है ना बार बार √2, उसको रिमूव करने की कोशिश करता हूं मैंने एलसीएम ले लिया, ऐसा लिख दिया। अब √2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ √2 आ जाएगा ना, ताकि बार बार डिनोमिनेटर लिखना नहीं पड़ेगा अपने को। थोड़ा अच्छा भी लग रहा है अपने को, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, कॉस स्क्वायर का टर्म, फिर कॉस का टर्म, फिर जिसमें कॉस नहीं आ रहा होगा उसको अरेंज कर देंगे। तो दिस इज 2√2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √2 आ जाएगा माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे अपन, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, क्या आएगा 2 + √2 इंटू कॉस थीटा। अब ये इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, एंड व्हाट वी गेट √2+1 इजिकल टू 0 आ जाएगा ना। इसको ऐसे लिख लिया मैंने, थोड़ा अच्छा लग रहा है। कॉस स्क्वायर को अलग कर लिया, कॉस को अलग कर लिया। अब ये जो माइनस का √2 है, इस माइनस √2 से √2 को अलग कर दो, हट जाएगा ना। अब इसमें क्या है, तो भाई क्वाड्रेटिक तो बनी जाएगी, अगर फैक्टर में नहीं कर पाऊंगा तो क्वाड्रेटिक तो बनी जाएगी। धाराचार्य जी का जो फॉर्मूला है वो तो इस्तेमाल कर ही लेंगे। फैक्टर करके देख लेते हैं ना, फैक्टर हो जाएंगे तो वेल एंड गुड है ना। तो ये 2√2 cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है माइनस 2 cos थीटा लिखा हुआ है माइनस √2 cos थीटा लिखा हुआ है और +1 इजिकल टू 0। अब हम देखें यहां से कुछ कॉमन आ रहा है ना, मैंने यहां से कॉमन ले लिया, कॉमन ले सकता हूं मैं 2 cos थीटा, व्हाट वी गेट √2 cos थीटा -1। फिर यहां से देखते हैं माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, एंड वी गेट √2 cos थीटा -1। फैक्टर हो गए भाई है ना। और अगर ऐसे नहीं सोच पाते, कोई दिक्कत आती है हमें, तो कोई तरीका है हमारे पास, हम cos थीटा को टी मानकर, वो जो फॉर्मूला होता है -b + -√b² - 4ac/2 है, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं अपन और निकाल लेते हैं ना। अब यहां से देखें भाई, एक फैक्टर कॉमन आ गया, ये आ गया √2 cos थीटा -1 इजिकल टू 0 -1, और एक आ जाएगा 2 cos थीटा -1, एक आ जाएगा 2 cos थीटा -1 इजिकल टू 0। तो दो वैल्यू आ गई है, एक cos थीटा इजिकल टू हाफ आ गया और cos थीटा इजिकल टू 1/√2। तो वो अगेन cos थीटा इजिकल टू 1/√2, यानी cos थीटा बराबर cos अल्फा का यूज कर लेंगे, और यहाँ भी हम cos थीटा इजिकल टू cos अल्फा का यूज कर लेंगे ना। हमें कोई दिक्कत है नहीं ना। cos थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, cos π/4, या cos थीटा बराबर cos अल्फा, यहाँ जाएगा cos थीटा इजिकल टू cos अल्फा।
और यहाँ अल्फा कितना आ जाएगा, पाई बाय 3 आ जाएगा, बस 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो फैक्टराइजेशन से काम चल गया हमारा ना, और फैक्टराइजेशन का यूज करके निकाल लिया उसको ना। लिखे एक और लिखे नेक्स्ट। होमवर्क तो कर ही लिया आपने, डिस्कस है ना, वो तो हो ही जाएगा आपसे ना, और मैं मान के चल रहा हूँ सारे हो गए होंगे, वो सेक्शन ई के दिए थे मैंने आपको ना, सारे कर लिए होंगे आपने ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट लिखे 3 tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 5 cosec थीटा। इसको सोल्व करना है हमें। 3 tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5 cosec थीटा, ये हमें सोल्व करना है ना। तो वही, अभी देखो साइन कोस के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास है, जब भी लगे हुए साइन कोस के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो पहले उन एंगल को लिखो जहां इक्वेशन अनडिफाइंड हो सकती है ना। जैसे टेन है, टेन में क्या है, साइन अपॉन कॉस, जहां कॉस 0 होगा वहां इक्वेशन डिफाइंड नहीं होगी ना। यानी ऐसा एंगल अगर आ गया जहां कॉस 0 होता है, वो एंगल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, जहां साइन 0 होगा वहां डिफाइंड नहीं होगा, तो साइन थीटा भी 0 नहीं आना चाहिए ना। ये क्या है, 1 अपॉन साइन, साइन 0 नहीं आना, वो लिख लिया हमने ना। तो ऐसे भी लिख लिया थ्योरेटिकली भी, और ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉस 0 का होता है यहाँ पर, इस तरह का एंगल अगर आएगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इस तरह का एंगल आएगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इन एंगल पर साइन 0 होता है, इन एंगल पर कॉस 0 होता है। लगेगा भाई इसको सोल्व करने पर, एंगल यहाँ आ गए पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल, या पाई के मल्टीपल आ गए, या पाई बाय 2 के इवन मल्टीपल आ गए, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। अब सोल्व करने के लिए साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको ना। तो 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कैसा आ जाएगा ना, प्लस इसको कन्वर्ट किया तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, और इज इक्वल टू 5 अपॉन साइन थीटा। ये इस तरह से लिख लिया इसको। इसका एलसीएम एलसीएम लेते हैं अपन, तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन साइन थीटा। अब पता ही है हमें ना, भाई साइन थीटा 0 हो नहीं सकता है ना, नो डाउट इस साइन थीटा से साइन थीटा को कैंसिल कर दो ना, वो नॉन जीरो ही है, क्योंकि वो अगर वो 0 हो गया तो इक्वेशन डिफाइन ही नहीं होगी ना, कैंसिल कर दिया। अब इसको इंटरचेंज कर दिया अपन, तो व्हाट वी गेट 3 साइन स्क्वायर थीटा, वी गेट 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा, 5 कॉस थीटा आ जाएगा। अब देख रहे हैं भाई ये सिंगल डिग्री है, ये कॉस में, इसको भी क्या करो कॉस में कन्वर्ट कर लो, और कॉस में कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर लेंगे। व्हाट वी गेट 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा, और इसको इंटरचेंज कर लो, और इंटरचेंज करके कैलकुलेट कर लो ना। तो क्या आ जाएगा, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई, या तो फैक्टर हो जाएंगे, और फैक्टर नहीं होंगे तो कोई बात नहीं भाई, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके निकाल लेंगे ना। तो फैक्टर हो जाते हैं मेरे हिसाब से, दिस इज 2 cos थीटा, और हमें चाहिए +5, तो +3 एंड cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर हो जाएंगे इसके ना, ऐसे फैक्टर कर दिए ना, ये तो टी फिल करके कर लें या उसको ब्रेक करके कर लें, तो मल्टीप्लाई करने पर -6 आना चाहिए, तो +6 cos थीटा माइनस cos थीटा कर दिया ना, या ऐसे फैक्टर कर लिए 2 cos थीटा +3 एंड cos थीटा -1, ऐसे फैक्टर कर लिए इसके ना। नहीं ये 2 cos थीटा नहीं आएगा इससे ना, तो ये ऐसा आएगा, यहाँ प्लस, यहाँ -1 आएगा, और यहाँ +3 आएगा, +3 अब आएगा सही वो cos, क्योंकि 5 cos थीटा चाहिए था ना अपने को, तो ये आएगा 6 cos थीटा माइनस cos थीटा -3 आएगा, ऐसा आ जाएगा ना वो। और यहाँ से दो वैल्यू आ गई, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, और cos थीटा इज इक्वल टू -3।
बट वी नो दैट cos थीटा कैन नॉट बी -3, ये तो पॉसिबल नहीं है। और cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, हमें ये ध्यान रखना था भाई इस तरह के एंगल हमारे आंसर में नहीं आने चाहिए थे। और हम जानते हैं cos थीटा हाफ यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं, क्योंकि यहाँ cos 1 आता है, यहाँ cos -1, यहाँ cos 0 आता है। तो यहाँ से जो एंगल आएगा उस एंगल में कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं आएगा, जो भी आंसर आएगा वो एक्सेप्टेबल है ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3, cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3 एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस π/3, 2n पाई प्लस माइनस π/3। ऐसे निकाल ले। एक सवाल और करेंगे लास्ट समय। टू cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर एक्स। इसको सोल्व करना है ना। तो वैसे अप्रोच तो माइंड में आ गई हमारे ना, भाई साइन में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, सॉरी कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। ये अप्रोच तो हमारे माइंड में स्ट्राइक कर गई ना, क्वाड्रेटिक बना लेंगे इसको ना। और अभी डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास पता है तो फैक्टर हो जाएंगे या क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना। वो अप्रोच लिखा हुआ है मतलब हमारे सामने। तो देखो ऐसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया उसको ना, साइन स्क्वायर को लिख दिया cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर, इसको इंटरचेंज करने पर ही आ गया 5 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर इसके हो नहीं पा रहे, हमने ट्राई कर लिया है ना, कोशिश करके देख ली होगी आपने। तो cos x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मैनिपुलेट कर लिया, मैनिपुलेट करने पर ही आ गया हमारे पास माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19 अपॉन 5। एक बार प्लस साइन कंसिडर करते हैं और एक बार माइनस साइन कंसिडर किए, प्लस साइन लिए, ये सब मैनिपुलेट कर सकते हैं आप, बड़ी बात नहीं है कैलकुलेट करके बताना। मैंने लिखा है हालांकि एक एक लाइन को, लेकिन आप समझ सकते हैं ना। मैंने एक बार प्लस साइन ले लिया, एक बार माइनस साइन ले लिया। अब हमें देखना है भाई ये वैल्यू इनकन्वीनियंट है। अच्छा अगर ये 1/2 आया होता तो इसको cos π/3 लिखते, रूट 3/2 आता तो cos π/6 लिख सकते थे, 1/√2 आता तो cos π/4 लिखते हैं ना। तो ये वैल्यू इनकन्वीनियंट है ना। तो मान लो कभी हमारे पास ऐसा आ गया भाई cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब भाई ये cos पॉसिबल तो है, 1/3 पॉसिबल तो है, लेकिन अब इसको सॉल्यूशन कैसे निकालें। हम इसको cos थीटा बराबर cos अल्फा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो जब ऐसी केस में जब ये इनकन्वीनियंट आ रहा है, इसको मैं cos में ऐसा एंगल बता नहीं पा रहे हैं, इसका cos लेंगे तो 1/3 आ जाए। हम जानते हैं दुनिया में ऐसा कोई एंगल तो है, ऐसा एक नहीं इनफाइनाइट एंगल है जिनका cos 1/3 आएगा, पता नहीं पा रहे। 1/2 आता तो cos π/3 लिख लेते उसको ना। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, ऐसा लिख लिया। अभी कोई ना कोई तो एंगल है, पता नहीं है कौन सा एंगल है, और ये लिखते हैं वेयर cos अल्फा इज इक्वल टू
वेयर कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/3, ऐसे लिख दिया इसको। अब यहां से सॉल्यूशन निकल थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू i। अब n के बारे में जानकारी, n तो आई है, अल्फा के बारे में क्या जानकारी कि अल्फा ऐसा एंगल है इसका कोसाइन क्या है 1/3 है ना, या तो ऐसा लिखा होता है सवाल में भाई इसको सोल्व करना हो, आंसर ये आ गया। ऑप्शन में लिखा होता है वेयर अल्फा इज वेयर कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/3, या ऐसा बोलते हैं वेयर अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3, कॉस इनवर्स 1/3, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 अल्फा, यानी कॉस अल्फा, यानी ये दिस इज नॉट 1 अपॉन कॉस, यानी कॉस अल्फा अगर 1/3 हो उसको लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यानी ये एक एंगल है, अल्फा एंगल ही तो है भाई, ये ऐसा एंगल है जिसका कॉस लेंगे तो 1/3 आ जाएगा, उस एंगल को ऐसे लिखें, इसे कॉस इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है, 12th क्लास में पढ़ेंगे, अपन नहीं समझे बस अभी हाल फिलहाल ये याद रखें, कॉस अल्फा 1/3 है तो अल्फा कैन बी रिटन एज अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3, उसको ऐसे लिख देंगे ना, तो या तो ऐसा लिखा होता है अल्फा के बारे में, या तो जानकारी ही होगी वेयर कॉस अल्फा 1/3, या ऐसा अल्फा लिख रहा हूं तो कई बार ऐसा लिखा होता है अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। मेरी बात समझ में आ गई ना, आप कभी इनकन्वीनियंट वैल्यू आएगी ऐसे उसको कॉस से मान लिया है ना। अब ऐसे यहाँ देखो आप, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है वैल्यू, ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव क्या है, -1 से छोटा है, ये नीचे तो 5 है, ऊपर देखो जो मैग्नीट्यूड आएगा ना वो 5 से बड़ा आएगा, क्योंकि इसको अगर हम 4 भी माने 4 भी माने तो 4 और 2 6, यानी ऊपर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये नेगेटिव तो आ रहा है लेकिन -1 से कम आएगा, ये -1 से कम, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन पॉजिटिव आने का मतलब नहीं कि भाई एक्सेप्टेबल है, ये कहीं 1 से बड़ा तो नहीं आ रहा, 1 से बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसको अगर अपन मान लो 5 भी मान लें, हालांकि 5 से छोटा है, इसको अगर 5 भी मान लें तो भी ऊपर कितना आएगा 3 आएगा ना, और 3/5 यानी ये वैल्यू 1 से कम आएगी, पॉजिटिव आ रही है और 1 से कम आ रही है, यानी ये कॉस के बराबर हो सकती है। अब पता नहीं लेकिन कौन सा एंगल है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उसको मान लेंगे वो कॉस अल्फा है ना, ये एज्यूम कर लेंगे वो कॉस अल्फा है, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस, पहले चेक करा फिजिबल भी है नहीं है, पहले चेक किया पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है, अब ये पॉसिबल है भाई, पॉजिटिव है और 1 से छोटा है ना, इसका पॉसिबल वेयर कॉस अल्फा इज इक्वल टू वेयर कॉस अल्फा इज -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 19 अपॉन 5, ऐसे लिख देंगे उसको, और यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, व्हाट इज n, n बिलोंग्स टू i। अब अल्फा के बारे में जानकारी देनी हो तो यूं लिख के छोड़ दो भाई, अल्फा ऐसा एंगल है कि cos ऑफ दैट इज इक्वल टू -2, या ऐसे लिख देंगे अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 19 अपॉन 5, इसको ऐसे लिख देंगे, n के बारे में लिख दिया, तो कभी इनकन्वीनियंट आए उसको cos हो तो cos में कन्वर्ट कर लो, cos अल्फा बोल दो, cos बीटा बोल दो, cos गामा बोल दो ना, कुछ भी बोल सकते हैं, और यहाँ लिख देंगे भैया, तो ऐसा लिख देंगे या अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ दिस, ऐसा निकाला जा सकता है ना। नेक्स्ट टर्म पे कंटिन्यू करते हैं बाकी भी ना, आज का होमवर्क तो मैंने माना था भाई हो गया आपसे ना, हो भी क्या होगा, आप कोशिश भी करते हैं ना, मैंने हर तरह की वैरायटी का सवाल कराया जो भी मैंने होमवर्क में दिया था ई सेक्शन का, लगभग हर सवाल कराया था मैंने क्लास में आपको ना। नेक्स्ट टर्म का होमवर्क लिख लो आप जो करके लाना है आपको ना, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 के अंदर सेक्शन शायद हमारे डी तक तो हो गया, ई भी शायद हो गया ना, सेक्शन एफ चलेगा हमारे ना, तो एफ के अंदर सेक्शन F1 करना है, F1 करना है, F2, F2 का जो है हमें 1 से लेकर और 4 करना है, फर्स्ट टू 4, 1 से 4, फर्स्ट से 4, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। F4 करना है, F4 करना है, एक्स7 का पार्ट 2, पार्ट 2 में सेक्शन सी के अंदर C6 बचा हुआ है हमारे, C6 करना है, F1 करना है, F2 करना है, F3,
F6, F8, F9, F11, F12, कंप्रेशन नंबर 1। कंप्रेशन नंबर 1 के अंदर एक्सरसाइज 2 का जो पार्ट 2 किया था ना हमने, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा इसका यूज करके देखें ना। ये सवाल डिस्कस कर चुके क्लास में हम। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 13, कंप्रेशन नंबर 1 करके लाना है आपको। ये सवाल करने हैं और कंप्रेशन नंबर 1 करके लाना है। टेस्ट में जो है आपके कंडीशनल आइडेंटिटी तक आएगा बस, है ना। टिक्नोमेट्री में टिक्नोमेट्री की इक्वेशन नहीं आएगी, मान के चलो आप, है ना। कंडीशनल आइडेंटिटी तक आएगा, वैसे टिक्नोमेट्री पूरी पढ़े आप, है ना। टिक्नोमेट्री की इक्वेशन नहीं आएगी आपके टेस्ट में ना।